नमस्कार, सलाम वालेकुम और हरिओम। अब ये मत पूछना कहाँ है, आस-पास ही बैठे हैं। तो ऑनलाइन वालों को भी हरिओम, आस-पास देखें खूब हरिओम मिल जाएँगे आपको। हाँ, ये पूर्ण हरिओम की प्राप्ति तब होगी जब आप नौकरी लग जाएँगे, तभी है ना? तो आज हम हरिओम का नाम लेके और शुरुआत करते हैं तुलनात्मक राजनीति की, कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस। और तुलनात्मक राजनीति में आज हमारा जो अध्ययन का विषय है वो है राजनीति व्यवस्था। ये चारों टॉपिक पीजी लेवल के हैं अपने यहाँ। जब आप सिलेबस देखते हैं तो ये ना बहुत ही टिपिकल टॉपिक है, आप कहीं भी पढ़े, आप इनको नेट के लिए पढ़े, आप इनको आरपीएस स्कूल लेक्चर के लिए पढ़े, या आप इनको असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए चाहे वो किसी स्टेट के अंदर पढ़े, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक है। शब्दावलियां बिल्कुल निश्चित हैं, अगर इनको ध्यान से पढ़े तो इनके क्वेश्चन गलत नहीं होते कभी भी। तो सबसे जो स्कोरिंग है ना और जो लिमिट का है वो है कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस। थिंकर्स के ऊपर तो हजारों लोगों ने हजारों किताबें लिख दी है और खुद वो क्या क्या लिखे गए हैं, खुद प्लेटो 28 के आसपास डायलॉग्स लिखे गए हैं, तो अपने उत्ते तो पढ़ नहीं सकते। तो वो तो है ना अथाह है, ये है ना, ये बहुत कोई लंबे चौड़े नहीं है, कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस है ये। तो अगर आप अपन इसको ध्यान से पढ़ें तो ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस, तुलनात्मक राजनीति। तो इसी की आज हम चर्चा करेंगे और इसका एक मजेदार टॉपिक आज हम करेंगे सिस्टम थ्योरी, व्यवस्था सिद्धांत सीधा ही बोलते हैं, या फिर अपना व्यवस्था सिद्धांत नहीं कह के और अपना राजनीति व्यवस्था सिद्धांत नाम कर लेंगे इसका आगे चल के। तो आप इसको कुछ ही नाम से आप पुकारें, व्यवस्था सिद्धांत। सिस्टम थ्योरी जब व्यवहारवादी क्रांति हो गई और जब राजनीति का नया विज्ञान विकसित करने की बारी आई, और इसको फिर ईस्टर्न ने नाम क्या दे दिया, व्यवहारवाद दे दिया। राजनीति का विज्ञान कि राजनीति को अब एम्पेरिकल अनुभवात्मक बनाया जाएगा, इसको ज्यादा तथ्यात्मक बनाया जाएगा, इसको ज्यादा वैज्ञानिक बनाया जाएगा, ऐसे सामान्यकरण किया जाएगा, ऐसे सिद्धांतों का निर्माण किया जाएगा जो कि सार्वभौमिक होंगे और सभी व्यवस्थाओं के ऊपर समान रूप से लागू होंगे। और ऐसे नियम जब बनाए जाएंगे तो इसमें कहीं भी जो विचारक होंगे वो अपने विचार नहीं घुसाएंगे, इसमें कोई सब्जेक्टिविटी नहीं होगी, आत्मनिष्ठता नहीं होगी, बल्कि इसमें वस्तुनिष्ठता लाने का प्रयास किया जाएगा। तो कुछ ऐसे मॉडल्स बनाए जाएंगे जो मॉडल्स प्रत्येक देश की सरकार का अध्ययन करेंगे, वहां की राज्य व्यवस्था का, वहां की संस्थाओं का अध्ययन करेंगे। ये अध्ययन करते वक्त जो थिंकर होगा, जो विचारक होगा, जो लेखक होगा, या जो चिंतक होगा, या जो रिसर्चर होगा, वो अपने विचार, अपनी भावनाएं उनके अंदर घुसाएगा नहीं। तो हम कुछ ऐसे फ्रेमवर्क बनाएंगे, ऐसे काम करेंगे। ये सब डिसीजन लिया गया किसके द्वारा, व्यवहारवाद के द्वारा, कि जब भी हम मानव व्यवहार का अध्ययन करेंगे ना, तो इस अध्ययन को करते वक्त हम अपनी चीजें उसमें शामिल नहीं करेंगे कि मानव का व्यवहार ऐसा होता है। अब वही मानव व्यवहार एक ही जैसा था, उसको मैकियावेली अलग रूप में देखता है, होब्स उस रूप में देखता है, लोक अलग देखता है और गांधी जी अलग रूप में देखते हैं। तो कहते हैं हम मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे, जो जैसा है उसको दिखाने का वैसा ही दिखाने की कोशिश करेंगे। हम अपने हिसाब से नहीं कहेंगे कि कैसा होता है, हम तो देखेंगे कि वो कैसा है वैसा ही बता देंगे। तब फिर हमने देखा कि राजनीति का जो नया विज्ञान आया जिसको हम व्यवहारवाद कहते हैं, इसने अलग अलग सिद्धांतों का, अलग अलग उपागमों का निर्माण किया। और इसी व्यवहारवाद ने एक कौन सा सिद्धांत विकसित किया,
व्यवस्था सिद्धांत विकसित किया। आज तक हम जो अध्ययन करते आए थे वो अलग अलग देशों का अलग अलग अध्ययन करते आए थे। अब डेविड ह्यूस्टन बोला कि मैं एक ऐसा उपागम बना दूंगा जो हर एक देश का अध्ययन कर पाएगा। आप उसको भारत में लागू करो, उसका अध्ययन हो जाएगा, अमेरिका में लागू करो, उसका अध्ययन हो जाएगा, किसी का भी अध्ययन हो सकता है, चाहे फर्स्ट वर्ल्ड हो चाहे थर्ड वर्ल्ड हो। तो प्रथम विश्व और तृतीय विश्व सबका अध्ययन हो जाएगा। मैं एक ऐसा सिद्धांत का, एक ऐसा उपागम का निर्माण करूंगा। तो फिर राजनीति में एक नया कंसेप्ट आया, राजनीति व्यवस्था सिद्धांत, पॉलिटिकल सिस्टम अप्रोच या सिद्धांत, आप जो भी नाम दें। और इसका प्रणेता है डेविड ह्यूस्टन। राजनीति में व्यवस्था सिद्धांत डेविड ह्यूस्टन लेके आया। तो डेविड ह्यूस्टन हमने देखा कि आज पहले ये किया करते थे कि ये व्यवहारवाद शब्द भी कौन लेके आया था? डेविड ह्यूस्टन। और ये जो व्यवस्था सिद्धांत या व्यवस्था उपागम है ये भी कौन लेके आया? डेविड। पहले कौन आया? पहले व्यवहारवाद आया और व्यवस्था सिद्धांत उसका अनुषंगी उपागम है, एक व्यवहारवाद का निकला हुआ ये। तो पहले व्यवहारवाद आया और फिर कौन सा सिद्धांत आया? व्यवस्था सिद्धांत। ये आगे बढ़ने लगा व्यवहारवाद भांति भांति से, तो फिर व्यवस्था सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ा। किसी ने इसको संरचनात्मक प्रकार्यात्मक के नाम के ऊपर आगे बढ़ाया, किसी ने इसको संचार सिद्धांत के ऊपर आगे बढ़ाया, और किसी ने आर्थिक उपागम के नाम पे, किसी ने बहुलवादी उपागम के नाम पे इसको आगे बढ़ाया, डेविड ट्रूमैन जैसे लोगों ने। तो व्यवहारवाद के पार्ट्स हैं ये सारे के सारे, जिसको हम सिस्टम थ्योरी भी बोलते हैं, जिसको स्ट्रक्चरल फंक्शन थ्योरी भी बोलते हैं, उसको हम संचार सिद्धांत भी बोलते हैं। जब कार्ल डायच की चर्चा करते हैं, जब एंथनी डाउन्स की चर्चा जैसे लोगों की चर्चा करते हैं, इसको हम आर्थिक उपागम भी बोलते हैं। जब ट्रूमैन की चर्चा करते हैं तो इसको बहुलवादी उपागम भी बोलते हैं। ये व्यवहारवाद के भांति भांति के रूप है। तो ये व्यवहारवाद आया तो राजनीति विज्ञान में बहुत सारी नई नई चीजें आई। ये कौन सी नई चीजें ये देख लेते हैं कि व्यवहारवाद किस किस चीज की देन है। इस व्यवहारवाद ने एक तो हमने देख लिया कौन सी थ्योरी दी, सिस्टम थ्योरी। एक और करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी। एक हम जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करेंगे तो उसमें करेंगे कम्युनिकेशन थ्योरी, कार्ल डाइच की। इसी के तहत फिर हम एक और कंसेप्ट करेंगे पॉलिटिकल डेवलपमेंट। इसी के तहत एक कंसेप्ट आता है पॉलिटिकल कल्चर। इसी के तहत आता है पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। इसी के तहत आता है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। तो ये जो सारे है ना कंसेप्ट, अगर आप चाहें तो व्यवहारवाद से क्या क्या निकला अपन लिखते हैं आज। ये जो कंसेप्ट है ये व्यवहारवाद से निकले, आप लिख लो क्या क्या निकले, बाकी नहीं लिखते आप, मैं बोल देता हूं आप लिख लोगे। आप इनकी हिंदी चाहो तो हिंदी लिखवा दूंगा मैं आपको। व्यवहारवाद से निकले हुए उपागम, व्यवहारवाद से निकले हुए उपागम। व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, संचार उपागम, कम्युनिकेशन अप्रोच या थ्योरी, आप जो भी नाम दें। यहां अप्रोच और थ्योरी अपने गड़बड़ प्रयोग करेंगे। संचार उपागम सामने जगह रखना, दिखाऊंगा किसके हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट, राजनीति विकास उपागम। अच्छा, व्यवस्था सिद्धांत, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत, संचार सिद्धांत, राजनीति विकास सिद्धांत, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल कल्चर, राजनीति संस्कृति, राजनीति समाजीकरण और राजनीति आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। ये सारे के सारे किसकी देन है?
व्यवहारवाद की। इसका प्रणेता सिस्टम थ्योरी का डेविड ईस्टन, स्ट्रक्चरल फंक्शनल का आमंड कोलमैन कर लो, आमंड कोलमैन, स्ट्रक्चरल फंक्शनल आमंड कोलमैन। कम्युनिकेशन का कार्ल डाइच, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लुशियन पाई, पॉलिटिकल डेवलपमेंट का लुशियन पाई, पॉलिटिकल कल्चर का आमंड, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन का हर्बर्ट हाइमन, ये साइमन ही हाइमन है, और मॉडर्नाइजेशन का कोई एक प्रणेता नहीं। ये सारी चीजें कब पैदा हुई? जब क्या आया? व्यवहारवाद आया। अब संकट क्या आता है इन सब के मुद्दे के ऊपर? संकट तब आता है जब हम व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं कि जब व्यवहारवाद आया ना, तो ये नई नई टर्म्स लेके आया जो बड़ी ही टिपिकल है, नई नई शब्दावली लेके आया जो हमारी समझ में नहीं आती, इसकी ये आलोचना की जाती है। ये सब किसकी देन है? व्यवहारवाद की देन है, अनुभववाद की देन है, विज्ञानवाद की देन है, ये सारी की सारी। अब जब ये नई नई थ्योरीज आई व्यवहारवाद के तहत, तो इन्होंने पूरी शब्दावली को ही बदलकर छोड़ दिया। आप शब्दावली ज्यादा नहीं याद करें तो ये तो जरूर याद करें कि जिसको हम पहले राज्य कहा करते थे, तो जो परंपरागत शब्दावली है, परंपरागत शब्दावली वो राज्य का प्रयोग करती है, और ये जो आधुनिक या व्यवहारवादी शब्दावली है ना, ये अलग है। व्यवहारवादी शब्दावली राज्य को राज्य नहीं कहती बल्कि राजनीति व्यवस्था कहती है। तो कुल मिला के आज ये मान लीजिए कि हम एक बदले हुए रूप में किसका अध्ययन कर रहे हैं? राज्य का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन राज्य के करेंगे, लेकिन किस नाम से करेंगे? राजनीति व्यवस्था के नाम से। जिसको ये परंपरागत शब्दावली शक्ति कहा करती है, सत्ता कहा करती है, उसको ये नहीं कहते, ये उसको क्या बोलते हैं? प्रकार्य बोलते हैं। अब इसको फंक्शंस बोलते हैं। अब हम फंक्शंस को कार्य बोलते हैं। कार्य नहीं है, ये क्या है? एक विशेष प्रकार के कार्य है, प्रकार्य। हम आज तक ये शब्द पढ़ते आए हैं, संस्थाएं। ये संस्थाएं नहीं कहते, इंस्टीट्यूशंस नहीं कहते, ये संस्थाओं को इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है। ये इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, संरचनाएं बोलते हैं उनको। ये तो ये दो तीन शब्दावली ये बार बार यूज आएगी। पद को ये, जिसको हम ऑफिसेज बोलते हैं ना, उसको ये रोल बोलते हैं, भूमिकाएं बोलते हैं। भूमिका कि पद मध्य को उसकी भूमिका क्या है, ये देखो वो करता क्या है, रोल क्या है उसका, रोल बोलते हैं। अपन ऑफिसेज बोलते हैं, ये रोल बोलते हैं। जिसको हम कहते हैं कि ना जनमत क्या कह रहा है, जनता का मत क्या है, जनता क्या सोचती है, तो ये कहते हैं जनता वही सोचती है, उसकी संस्कृति होती है। तो उसको एक नया कंसेप्ट ले, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर। फिर ये कहते हैं नागरिकों को है ना ढाला जाए लोकतांत्रिक हिसाब से, उनमें गणतांत्रिक विचार पैदा किए जाए, उनमें ना लौकिक विचार पैदा किए जाए, उनमें सेकुलराइजेशन लाया जाए, पंथ निरपेक्षता लाई जाए, तो अपन उनको ट्रेनिंग दी जाए। तो ये नहीं कहते, वो कहते हैं इनका राजनीतिक समाजीकरण किया जाए, राजनीतिक समाजीकरण। तो ऐसी शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। जहां जहां अपने की आवश्यकता होगी मैं आपको फिर समझा दूंगा ये शब्दावलियां है क्या। आज अपन इतना ही याद रखें कि ये राज्य को क्या बोलते हैं? राजनीति व्यवस्था। जब आप कंफ्यूज होने लगो ना राजनीति व्यवस्था से, तो आप किसको याद करना? राज्य को। बस राज्य के कार्यों को और संरचनाओं को अब क्या कर देना है? व्यापक। उसके स्ट्रक्चर्स को और फंक्शंस को व्यापक कर देना है, अपने आप ही राजनीति व्यवस्था बन जाएगी। अब ये राजनीति व्यवस्था जो पूरा कंसेप्ट आया, तो स्वाभाविक है कि पहले व्यवस्था आई और फिर इस कंसेप्ट को खींच के कहां लाया गया? राजनीति विज्ञान में भी लाया गया। तो हम पहले व्यवस्था सिद्धांत की चर्चा करते हैं। अब मैंने कहा कि अपन गड़बड़ प्रयोग करेंगे, आप सिस्टम अप्रोच कर लो या सिस्टम थ्योरी कर लो, तो हम इस पे नहीं जाएंगे, हम तो यहां व्यवस्था के ऊपर रहेंगे। तो सबसे पहले जो व्यवस्था सिद्धांत आया वो जीव विज्ञान में आया।
ये जूलॉजी में आया है ना, यही होता है। और जीव विज्ञान में इसको लाया लुडविक बर्टालेंफी लाया। अब देखते हैं, पहले यहीं से व्यवस्था को समझना शुरू कर देते हैं कि व्यवस्था है क्या, ताकि बर्टालेंफी की बातें हमारी समझ में आ जाए। इतना से लिखेंगे, ये बोला ये व्यवस्था कुछ नहीं है बल्कि अंतः क्रियाओं का एक सेट है। बस ये आप आगे समझाऊंगा, लिखना कुछ में सब लिखा हुआ, आगे व्यापक चर्चा करें। अंतः क्रियाओं का क्या है एक, आप सेट तो जानते हो, सेट तो आप समझो, सेट क्या होता है। सेट तो आप कहते हैं कि हमें ना पूरा बर्तनों का एक सेट लाए। अब बर्तनों का आप जब सेट लाते हैं ना, तो इसका मतलब उसमें चम्मच भी होती है, उसमें प्लेट भी होती है, उसमें कप भी होते हैं, उसमें कटोरियां भी होती है। तो ये सारी एक साथ मिलके काम आती है, अकेली काम नहीं आती। तो आप जैसे इन सबको मिला लेते हैं ना, तो एक सेट है। और ये सारे जो आप बर्तनों का सेट लाए हैं, आपस में क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। कप में आप चाय डालोगे, उसको फिर उसके नीचे रखोगे, फिर उसे जो चम्मच लाए उससे क्या करोगे, उससे घोलोगे, कैंटी लाए उसमें चाय को गर्म करोगे। ये सारे एक दूसरे से क्या होती है, जुड़ी हुए होते हैं, पूरा सेट आपस में जुड़ा हुआ होता है। एक अकेला सेट कोई काम नहीं कर सकता। आप कहेंगे नहीं मैं बर्तनों में, मेरे घर में कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं सिर्फ केटली खरीदूंगा। तो केटली खरीदोगे तो उसको फिर चाय को छाने को कैसे, उसको पियोगे कैसे, उसमें चीनी कैसी मिलाओगे अगर बाद में मिलानी है। तो ये सारा अंतः क्रियाओं का क्या होता है, एक सेट होता है। अब कौन सी अंतः क्रिया है, तो बर्टालेंफी कहता है अंतः क्रिया का तात्पर्य है कि ये जो पूरा आप जगत देख रहे हैं, इसमें भौतिक और अभौतिक तत्व आपस में क्या कर रहे हैं, अंतः क्रिया कर रहे हैं और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। धरती को आदमी प्रभावित कर रहा है, और आदमी धरती को, और धरती आदमी को। आदमी ने धरती को कैसे प्रभावित किया कि उसमें डीएपी यूरिया डाली, प्रभावित कर दिया उसको। वो कम पैदा कर रही थी, क्या पैदा करने लगे, ज्यादा। धरती ने आदमी को प्रभावित किया कि बेटा डीएपी यूरिया डाल रहा है, अब मैं तेरे को कैंसर देती हूँ। तो उसने उसको क्या दे दिया, कैंसर और भांति भांति के रोग दे दिए। तो अब धरती और आदमी एक दूसरे के ऊपर अंतः निर्भर है, एक दूसरे से अंतः क्रिया कर रहे हैं, एक दूसरे से क्रिया कर रहे हैं। हवा अपने साथ करती है, अपन हवा के साथ करते हैं। तो इसमें भौतिक और अभौतिक जितने भी तत्व है, जैव और अजैव है, निर्जीव और सजीव है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से क्या करते हैं, अंतः क्रिया करते हैं। तो ये व्यवस्था क्या होती है, व्यवस्था अंतः क्रियाओं का क्या है, एक सेट है। बस अब आपके व्यवस्था बार बार करूंगा तो दिक्कत नहीं आएगी। अब जीव विज्ञान में तो बर्टालेंफी लाया, फिर ये यहां से निकल लिया, और यहां से अब साइंस से निकल के और ये अब सोशल साइंस में आ गया, समाज विज्ञान में। सोशल साइंस में ये सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में आया। अब मैं ये भी बताऊंगा क्वेश्चन आते कैसे एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी को नरी शास्त्र या मानव शास्त्र बोलते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी इसमें पीजी कराती है एंथ्रोपोलॉजी में। एंथ्रोपोलॉजी में वो पढ़ते हैं निएंडरथल मानव और चौड़े जबड़े वाले मानव, मिची मिची आंखों वाले पीले मानव, है ना, ये चीनी और ये भांति भांति के मानव होते हैं ना, ये कैसे आए, इनके शुरुआती आवास कैसे थे, आगे कैसे बढ़े, ये सब मानव का जो विकास है हम काय में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में। इसमें जीव विज्ञान और समाज विज्ञान इन सबको मिला दिया जाता है। तो मानव का कभी आपको विकास पढ़ना हो ना, यहां से लेकर हम यहां तक कैसे पहुंचे और हमारा अंत क्या है, तब आप सेपियंस पढ़ना, युवाल नोआ हरारी की। तो एंथ्रोपोलॉजी ये कहती है कि मानव कैसे पैदा हुआ, उसके क्या क्या स्वरूप थे और समाज उसका कैसे बना, कबीले कैसे बने। तो उसका जीव विज्ञान और जब समाज विज्ञान को, सोशियोलॉजी को और उसको दोनों को मिलाते हैं ना, इसको जूलॉजी को, तब ऐसे ना एक नया सब्जेक्ट तैयार होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंथ्रो। लेकिन ये आर्ट्स का सब्जेक्ट है, ये है आर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते हैं इसको। ये एंथ्रोपोलॉजी है, इसको नृ शास्त्र या जीव शास्त्र बोलते हैं। निर्जातियां कैसे बनती है, भांति भांति के मानव बनते कैसे। और इसमें लाया इसको मेलिनोवस्की। इनकी बार बार चर्चा आएगी इन विद्वानों की, देखना। और एक था रेडक्लिफ ब्राउन, ये दोनों लेके आए इसको एंथ्रोपोलॉजी में। फिर ये यहां से निकला ना, तो फिर ये सोशल साइंस में सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में आया, फिर एंथ्रोपोलॉजी से सोशियोलॉजी में आ गया, और सोशियोलॉजी में इसकी शुरुआत की थी पार्सन्स ने। पार्सन्स बहुत बड़ा वो आधुनिक विचारक है सोशियोलॉजी का। दुर्खाइम के बाद एक बड़ा विचारक यही आया है।
सोशियोलॉजी में अन्य विचारक भी है, मर्टन भी है और एशबी भी है। उनकी चर्चा फिर करें कभी, रॉबर्ट मर्टन की, और थोड़ी देर बाद, इतने नाम एक साथ याद नहीं होंगे। पार्सन्स को पढ़ा डेविड ईस्टन से, क्योंकि जब व्यवहारवाद आया ना तो इसने कहा कि अपन है ना अंत अनुशासनात्मकता लाएंगे, जिसमें हम इंटर डिसिप्लिनरी मोड लेके आएंगे, जिसमें विभिन्न विषयों का हम मिलाकर अध्ययन करेंगे। जब हम व्यवहारवाद की विशेषताएं देख रहे थे, हमने ये विशेषता देखी थी कि इसमें विभिन्न विज्ञानों का मिलाकर प्रयोग किया जाएगा। इसको अपन अंतः अनुशासनात्मकता बोलते हैं। अंतः अनुशासन कि विभिन्न विषय, अंतर विषय कह देते हैं कि विभिन्न विषयों का मिला के अध्ययन करना, उनके मध्य एकता स्थापित करना। तो सोशियोलॉजी घुसाई गई काय के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर, और इसकी शुरुआत कर दी थी किसने? जिसने लिखी प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, आर्थर बेंटले ने उसकी शुरुआत कर दी थी सोशियोलॉजी घुसाने की। तो बाद में इसी सोशियोलॉजी को ईस्टन ने भी घुसाया। तो फिर पॉलिटिकल साइंस में जब आया ना ये, तो इसको कौन लेके आया? व्यवस्था को डेविड ईस्टन लेके आया। तो इसने राज्य को समझाने के लिए ये लेके आया। फिर कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में इसको लेके आया ग्रेबियल ऑमंड। फिर ये पॉलिटिकल साइंस से आगे दो ब्रांच में चली गई, एक आ गई कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस और दूसरी आ गई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो तुलनात्मक राजनीति में इसी व्यवस्था सिद्धांत को स्ट्रक्चरल फंक्शनल के नाम से ग्रेबियल ऑमंड लेके आया। अभी चर्चा कर लेंगे ये सारे कौन थे। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, इसको मार्टिन कैपलोन लेके। मार्टिन कैपलोन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, अपन अंतरराष्ट्रीय राजनीति पढ़ेंगे तो इसका व्यवस्था सिद्धांत पढ़ेंगे, बहुत ही मजेदार सिद्धांत है मार्टिन कैपलोन का। मार्टिन कैपलोन ने एक छोटी सी बात बोली कि व्यवस्था सिद्धांत का जो वास्तविक प्रतिपादक है वो कौन है? अरस्तु है। उसके समय से अंतःक्रियाएं, विभिन्न तत्वों का अध्ययन होने लग गया था। तो मार्टिन कैपलोन ने व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक किसको बताया है? एक क्वेश्चन तो ये तैयार हुआ। अब क्वेश्चन आते क्या है कि सीधा पूछते कई बार तो कि व्यवस्था सिद्धांत का, सीधा ही आया, व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? सीधा ही क्वेश्चन आता है, बताओ क्या लिखोगे? लुडविक है, बर्टान लेन्फी है। अपने को आपके दे विज्ञान का नहीं, इसका तात्पर्य यह है कि आपने इसका इतिहास पढ़ा है या नहीं पढ़ा, तब ये पूछते हैं। तो आप उसको सीधा ही आया कि व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो हमें ये नहीं देखना कि वो जीव विज्ञान में कहां है, वो तो यह बर्टान लेन्फी है, सीधा ही व्यवस्था सिद्धांत लिखा आएगा। और अगर ये लिखा है कि राजनीति व्यवस्था सिद्धांत, तो उसके आगे शब्द देखना राजनीति व्यवस्था, तब इसका कौन है? तब डेविड ईस्टन है। एक क्वेश्चन ये आता है कि जब ये ना सोशल साइंस में आया तो सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट में आया? ये नेट में कई बार पूछा हुआ है। तब ये सबसे पहले काय में आया? एंथ्रोपोलॉजी में। कई बार आपसे इसकी सीरीज पूछी जाती है कि बताओ कहां से ये कहां आया, तो जीव विज्ञान से एंथ्रोपोलॉजी में आया, एंथ्रोपोलॉजी से ये सोशियोलॉजी से, और वहां से फिर दो धाराओं में बंट गया, एक कंपैरेटिव में और एक इंटरनेशनल में। अब चूंकि ये नाम है ना, इसमें से आपके दो तीन नाम नए हैं। बर्टान लेन्फी बिल्कुल नया नाम है आपके लिए, मेलिनोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन धीरे धीरे याद हो जाएंगे ये, और एक आपके लिए मार्टिन कैपलोन, हालांकि पढ़ा है आपने लेकिन आप भूल गए इसका नाम थोड़ा सा, वो है मार्टिन कैपलोन, जो व्यवस्था सिद्धांत का कौन सी राजनीति में? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रयोग करता है। तो ये हमने देखा कि आखिर डेवलपमेंट कैसे हुआ, कहां से व्यवस्था सिद्धांत शुरू हुआ और कहां तक पहुंचा। ये हमने बर्टान लेन्फी से शुरू किया था और जूलॉजी से शुरू किया था और यहां तक पहुंच गया है। अब फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? तो आपके, मैं तो सब कुछ भूलना चाहता हूं, तो इतना तो याद रखो ना, राजनीति विज्ञान में इसको कौन लेके आया है? तो राजनीति व्यवस्था सिद्धांत का प्रणेता डेविड ईस्टन है और व्यवहारवाद का प्रणेता भी डेविड ईस्टन है। अब आखिर इसकी उत्पत्ति के कारण क्या है? अब उत्पत्ति के जो कारण खोजेंगे तो हम क्यों खोजे अन्य विषयों में? भाई हम जूलॉजी में बर्टान लेन्फी की चर्चा क्यों करें? हम तो ये देखें कि आखिर पॉलिटिकल साइंस में इसको क्यों लाया गया। पॉलिटिकल साइंस में इसलिए लाया गया कि अब व्यवस्थाएं चेंज हो गई है, पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो है ना, परिदृश्य है, बिल्कुल बदल चुका है। अब परिदृश्य में बदलाव क्या आए हैं?
तो आपको जैसे मैं ये बोलूंगा ना कि ये सारे जो कंसेप्ट आए हैं ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आए हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही आया था व्यवहारवाद। हालांकि उसकी शुरुआत हो गई थी 1920 के दशक में शिकागो विश्वविद्यालय से, लेकिन उस टाइम डेवलपमेंट पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि बीच में युद्ध शुरू हो गया था। फिर डेवलपमेंट किया डेविड ईस्टन के बाद का हुआ है फिर इसका पूरा डेवलपमेंट। तो हम उत्पत्ति के कारण खोजें, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि क्या कंप्लीट हो गया है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब हमने देखा कि इसके बाद व्यवहारवाद आया। तो क्यों लाया गया व्यवस्था सिद्धांत? ये इसलिए लाया गया कि अब तक हम जितने भी उपागम पढ़ते आ रहे थे वो कैसे थे? परंपरागत थे। तो हम आज तक परंपरागत मूल्य, परंपरागत अवधारणाएं और परंपरागत सिद्धांत पढ़ते आ रहे थे। लेकिन अब इन सिद्धांतों के साथ संकट आ गया था। संकट ये आ गया था कि नंबर एक तो अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा क्या विकसित हो रही थी? विज्ञान। दूसरा ये हो रहा था कि आज तक इन सब ने सिर्फ एक ही जगत का अध्ययन किया है, किसका? पाश्चात्य का। आप 1945 की पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, आपको सिर्फ और सिर्फ कहां के विचार मिलेंगे? पाश्चात्य विचार मिलेंगे। हम पढ़ते हैं कार्ल मार्क्स तक, जो सारी कौन सी व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं? एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की तो वो चर्चा ही नहीं करते, बात ही नहीं करते इनकी। तो चाहे वो प्लेटो से लेके और कहां तक आ जाओ आप, कार्ल मार्क्स, और यहां तक कि लोस्की तक आ जाओ, वो भी कोई चर्चा नहीं करते। जबकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ पाश्चात्य जगत ही नहीं बचा है, संसार में और भी जो देश हैं जो गुलामी से क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए हैं। 50 देश नक्शे के ऊपर नए पैदा हो गए हैं, जिनको अपन कौन से देश बोलते हैं? विकासशील देश बोलते हैं, जिनको थर्ड वर्ल्ड के देश बोलते हैं। उनका अध्ययन कैसे करेंगे? क्योंकि वहां की व्यवस्थाएं बिल्कुल ही क्या है? अलग है। वहां के धर्म अलग है, वहां की जातियां, नरजातियां अलग, उन लोगों की संस्कृति अलग है, उनकी सोच अलग है, वहां की व्यवस्थाएं अलग है, वहां के समाज बिल्कुल अलग है। तो आप जो यूरोप के जो मॉडल है, पाश्चात्य मॉडल है, उनको इन थर्ड वर्ल्ड में सेट है नहीं कर सकते आप। जो चर्चाएं कार्ल मार्क्स जिस औद्योगिकरण की, जिस आदिम समाज की, जिस पूंजीवादी समाज की, जिस बुर्जुआ समाज की चर्चा करता है, वो तो भारत में मिलता ही नहीं अपने को। ये तो बिल्कुल ही अलग व्यवस्था है। तो ये कहता है कि अब एक नया विश्व आ गया है, अब विज्ञान आ गई है, पाश्चात्य विश्व की दादागिरी अब क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। अब एक और विश्व आ गया, कौन सा? थर्ड वर्ल्ड। और तीसरा, शक्ति संबंध बदल गए। पिछले जब से पुनर्जागरण हुआ है, जब से धर्म सुधार हुआ है, जब से वैज्ञानिक क्रांति हुई है, जब से औद्योगिक क्रांति हुई है, और जब से उदारवाद और पूंजीवाद आया, तो 1945 से 400 साल पहले से पूरा यूरोप संसार पे क्या कर रहा है? राज कर रहा है। अब वो राज नहीं कर रहा है, बल्कि अब एक और विश्व आ गया, जिसको हम कौन सा बोलते हैं? सेकंड वर्ल्ड कह रहे हैं। उनके सामना करने के लिए कुछ और देश, चीन देश खड़े हो गए हैं, जो कि पूंजीवादी उदारवादी नहीं है, बल्कि कैसे हैं? वो तो युद्ध साम्यवादी देश है। तो व्यवस्थाएं देखिए बिल्कुल बदल गई है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद। विज्ञान आया है अलग रूप में कि लाना है, तथ्य लाने हैं। पाश्चात्य विश्व की दादागिरी खत्म हो गई है, विकासशील देश नए पैदा हो गए, नक्शे जो पहले थे ही नहीं, अब इनका भी तो अध्ययन करना है। क्या आप राजनीति विज्ञान को सिर्फ यूरोप तक सीमित कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इनका अध्ययन कौन करेगा? थर्ड वर्ल्ड का। और दूसरा, अब दादागिरी खत्म हो गई है किसकी? अब शक्ति इनके नियंत्रण में नहीं है, बल्कि अब यूरोप से शक्ति जा चुकी है, अंतरराष्ट्रीय शक्ति, और वो दो देशों के पास चली गई है, जो दोनों यूरोपीय है, लगभग यूरोपीय नहीं है। एक यूएसएसआर है और दूसरा यूएस। जब रूस कहते हैं तो यूरोप लगता है, लेकिन यूएसएसआर कहते हैं तो मध्य एशिया तक आ जाता था वो। तो अब यूरोप से शक्ति गायब हो गई है, अब वो यूएस के पास चली गई और सोवियत संघ के पास चली गई। तो अब इनका अध्ययन नहीं करना है, तो फिर क्या करें? तो फिर कुछ नई अप्रोचेस डेवलप करते हैं। ऐसी अप्रोच डेवलप करें जो अनुभववादी हो, ऐसी अप्रोच डेवलप करें जो मूल्यों से क्या हो? मुक्त हो, मूल्य मुक्त हो, मूल्यों से तटस्थ हो। तो अब क्या करें कि फिर चलो नए नए फ्रेमवर्क बनाओ, नए नए सिद्धांतों का निर्माण करो, नई नई खोज करो, नई नई रिसर्च करो, नए नए तथ्य करो। तो नए नए तथ्य इकट्ठा करो, तो तथ्यात्मकता पे बल दिया गया। तो ये सारी उत्पत्ति थी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसलिए कि परंपरागत राजनीति विज्ञान जो आज तक अध्ययन करता आया था यूरोप का, या विशेष करके पश्चिमी यूरोप का, अब वो सीमित हो गया, क्योंकि अभी पश्चिमी यूरोप का अध्ययन नहीं करना, अब मेरे को अध्ययन करना है पूरे संसार का। तो पूरे संसार का अध्ययन करना है तो अपने को नए नए सिद्धांतों का, उपागमों का विकास करना होगा, और ऐसे उपागमों का विकास करना होगा जो अनुभववादी हो और मूल्यों से क्या हो?
मुक्त हो और जो तटस्थ दृष्टिकोण अपनाते हो, तथ्यात्मक दृष्टिकोण अपनाते हो, तब फिर पैदा हुआ कौन सा सिद्धांत है? व्यवस्था सिद्धांत। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो परिस्थितियां थी ना, उन्होंने व्यवस्था सिद्धांत को पैदा किया। अब ये जो व्यवस्था सिद्धांत है, ये हम कितने रूप में पढ़ते हैं? तो इसके अलग अलग रूप है। आप चाहें तो वो रूप पढ़ लें जिनकी चर्चा कर रहा है चिकलोटे। तो पहले चिकलोटे का वर्गीकरण कर लेते। एक वो चिलकोटे था, ये अलग है, ये पता नहीं नाम, आप इस नाम को याद नहीं करेंगे आप बिल्कुल भी। वो चिलकोटे था, ये चिकलोटे। आप कतई ही इसके नाम पे नहीं जाएंगे, हम तो इसका वर्गीकरण समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। उससे पहले अपन सिंपल वर्गीकरण कर लेते हैं जो अपनी समझ में आता है, आज तक आता है। ये जो व्यवस्था सिद्धांत है, एक बार इसको हटाते हैं। ये व्यवस्था सिद्धांत बड़ा बड़ा हम कई लोगों का पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन आज हम कितने की चर्चा कर लेते हैं? 3 की। और हम करेंगे कितने? 2 करेंगे। ये एक इस नाम से जाना जाता है, राजनीति व्यवस्था सिद्धांत। पॉलिटिकल सिस्टम थ्योरी। इसका एक नाम और है, इनपुट आउटपुट मॉडल। ये इसका एक नाम और इनपुट आउटपुट मॉडल। एक इसको अब संक्षिप्त शब्द लिखेंगे, इसको एक नाम से और जाना जाता है, स्ट्रक्चरल संरचनात्मक प्रकार्यात्मक मॉडल। ये इससे ज्यादा व्यापक है, न केवल ये संरचनाएं बताता है बल्कि उनके क्या बताता है, ये वो काम क्या करती है ये भी बताता है। ये आमतौर पर संरचनाएं बता के मान जाता है, ये संरचनाओं के क्या बताता है? कार्य भी बताता है, संरचनाएं क्या काम करती है, कैसे काम करती है। और तीसरा है एक्सचेंज मॉडल। ये याद रह जाए तो ठीक है, कतई आवश्यक नहीं है। ये इसलिए आवश्यक है कि जिसकी मैं चर्चा करूंगा, ये जरूरी क्यों है। तो राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत या जो इनपुट आउटपुट मॉडल है, ये हम किसका करते हैं? डेविड ईस्टन का करते हैं। स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल है वो हम आमंड का करते हैं, ग्रेबियल आमंड। देखिए, डेविड ईस्टन कनाडा में पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद अमेरिका आ गया और उसने कहां पढ़ाया लंबे समय तक? शिकागो विश्वविद्यालय में। आमंड भी अमेरिका का था, शिकागो स्कूल से जुड़ा हुआ था और व्यवहारवादी विचारक था। ईस्टन के बाद अगर कोई बड़ा विचारक व्यवहारवादी विचारक है तो वो कौन है? ग्रेबियल आमंड है, ये भी शिकागो का। अब एक व्यक्ति और है, इसका नाम देखो, ये है, इसकी स्पेलिंग याद कर लेना। इसकी एक्सचेंज थ्योरी है व्यवस्था के बारे में, इतना याद करेंगे इसको, मिटचेल। अब आप इसको क्या दिखते हैं? दिक्कत तब आती है कि नेट में एक बार पूछ लिया गया, ये दोनों पूछ लिए गए, क्योंकि उस आदमी ने इन दोनों को पढ़ा होगा कहीं, और इन दोनों की स्पेलिंग्स में अंतर है। एक हम रॉबर्ट मिशेल्स पढ़ते हैं, उसको कई बार मिचेल्स भी लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग अलग है, ऐसी होगी उसकी। ये अलग है, ये अलग है, एक में टी है, एक में टी। अब आपके हम यहां क्यों स्पेलिंग याद करने आए? स्पेलिंग याद नहीं करने आए, नेट में उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। ये व्यक्ति व्यवस्था सिद्धांत के किससे संबंध रखता है? एक्सचेंज मॉडल से। और ये तो आदमी अलग है, इसका व्यवहारवाद से कोई संबंध नहीं है। इसका मैं अब नाम लिखता हूं रॉबर्ट मिशेल्स। अब आप जहां भी इसका नाम देखें इसको सही कर लेना। ये वो व्यक्ति है जिसने अल्पतंत्र का लो नियम दिया था। जब हम पेरेटो पढ़ते हैं, मोस का पढ़ते हैं, तब इसको पढ़ते हैं। वो मिशेल्स, ये तो जर्मनी का है, और ये कहां का है? ये तो अमेरिका का है। ये तो अभिजनवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, जिसका इस व्यवस्था सिद्धांत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इलीट थ्योरी देता है, अल्पतंत्र का लो नियम देता है कि कोई सा ही संगठन खड़ा कर लो, अंत में कुछ लोग उस पर क्या कर लेते हैं? कब्जा। ओलिगार्की के कब्जे में, कुछ लोगों के कब्जे में आ जाता है, कोई भी सा संगठन खड़ा कर लो।
जबकि ये व्यवस्था सिद्धांत से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, इसलिए मैंने ये नाम दे दिया इसका, इसीलिए इसका एक्सचेंज मॉडल दे दिया। तो आज अपना जो मेन पर्पज है वो कौन सा मॉडल करना है, इनपुट आउटपुट मॉडल करना है, या राजनीति व्यवस्था सिद्धांत करना है, जो किसका है, डेविड ईस्टन का है। कई बार अपन क्या करते हैं, राजनीति व्यवस्था सिद्धांत के दो भाग कर लेते हैं, यहां भी कंफ्यूज मत होना। चाहे तो आप इसको इनपुट आउटपुट मॉडल कह दो, और इसका एक भाग कौन सा है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल मॉडल है, जो ग्रेबिल आमंड का है। ग्रेबिल आमंड के साथ जुड़ा हुआ कोलमैन और इसके साथ जुड़ा हुआ है पॉवेल। तो आप तीनों को याद रख लो, लेकिन अपन ऐसा करते हैं, आमंड को याद करें तो आमंड के साथ कोलमैन को। तो अब अपने और तैयार हो गए। अगर व्यवहारवादियों में चर्चा करें तो ईस्टन भी है, आमंड भी है और कोलमैन भी है। तो एक और नया नाम याद हो गया, कोलमैन। राजनीति व्यवस्था सिद्धांत का आज अपना उद्देश्य कौन सा मॉडल करना है, इनपुट आउटपुट मॉडल करना है। चलिए, और इसका प्रणेता कौन है, डेविड ईस्टन है। अब ऐसा ही वर्गीकरण किसने किया है, इस चिक्लोटे ने, चिलकोटे ने किया है, चिक्लोटे ने, है ना। ये कह रहा है ये तीन सिद्धांत है, एक इनपुट आउटपुट है, एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, और एक को ये पब्लिक पॉलिसी के नाम से कह रहा है। अपना उद्देश्य कोई ज्यादा माथाफोड़ी करना नहीं है। इनपुट आउटपुट अपने को याद हो गया, डेविड ईस्टन का है, कि ये है ग्रांड थ्योरी, एक महासिद्धांत है। ऐसा सिद्धांत जो अधिकांश चीजों की व्याख्या कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, महासिद्धांत। महासिद्धांत बोला जाता है मार्क्सवाद को भी, क्योंकि इसने समाज की, धर्म की, राजनीति की, अर्थव्यवस्था की, हर चीज की व्याख्या कर दी है। तो उसको महासिद्धांत बोला जाता है, जो हर चीज की व्याख्या कर देता है। तो ये कहता है चिक्लोट कि ये डेविड ईस्टन का इनपुट आउटपुट मॉडल है, हर चीज की व्याख्या कर देता है। इसको इसे कौन सी थ्योरी बोलता है, वो ग्रांड थ्योरी बोलता है। फिर ये कहता है कि इसके बाद जो कम्युनिकेशन थ्योरी आई, किसकी, कार्ल डाइच की, वो भी किससे प्रभावित है, डेविड ईस्टन से प्रभावित है। फिर आ गया संरचनात्मक, वो कहता है चिक्लोट की ये मध्य स्तरीय सिद्धांत है, ये व्याख्या तो करता है लेकिन इतनी व्याख्या नहीं करता जितनी की ये है। ये हर चीज की व्याख्या कर देता, आप उसको कहीं भी लागू कर दो, ये क्या ढंग से व्याख्याएं नहीं कर पाता। तो इसको वो मध्य स्तरीय सिद्धांत बोलता है। तीसरा वो पब्लिक पॉलिसी को बोलता है, जिसकी चर्चा लोसवेल करता है। लोसवेल का नाम याद आ रहा, राजनीति विज्ञान क्या है, पॉलिसी साइंस है, नीति विज्ञान है, कि राजनीति में नीतियां बनाई जाती है, नीतियां कैसे बनाई जाए ये महत्वपूर्ण तत्व है। तो नीतियां कैसे बनती है, तो ये फिर ये समझाएगा अपने को कौन, इनपुट आउटपुट मॉडल कैसे बनती है नीतियां। तो इसी का ये परिष्कृत रूप है पब्लिक पॉलिसी। तो वो तीन भागों में बांट देता है पूरे व्यवस्था सिद्धांत का। जितना भी लिटरेचर लिखा गया, जितना भी साहित्य व्यवस्था सिद्धांत के ऊपर राजनीति विज्ञान के विचारकों ने या शिकागो स्कूल के लोगों ने लिखा, वो उसको तीन भागों में बांट देता है। एक इनपुट आउटपुट, दूसरा स्ट्रक्चरल फंक्शनल, और तीसरे को वो नाम देता है पब्लिक पॉलिसी। और अगर पब्लिक पॉलिसी आपको याद रह जाए तो आप एक और किसको नाम याद करने, लोसवेल को याद कर ले, लोसवेल का पब्लिक पॉलिसी वाला। अब हम समझेंगे कि जो बार बार हम ये कह रहे हैं, क्या चीज, व्यवस्था, ये व्यवस्था है क्या। तो पहले इसको परिभाषित करने की कोशिश करेंगे और फिर इसकी विशेषताएं समझेंगे। अभी तक आपको इतना याद रखना है कि राजनीति व्यवस्था का तात्पर्य राज्य का पर्याय सा होता है, लेकिन ये उससे ज्यादा व्यापक होती है। इसकी शुरुआत बर्टान लैनफिस ने की थी, कहां से, जीव विज्ञान से। सोशल स्टडी में सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में लाया मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन लाए। फिर ये सोशियोलॉजी में आया पार्सन्स, और पार्सन्स से प्रभावित कौन हुआ, डेविड ईस्टन, और वो इसको कहां ले आया, पॉलिटिकल साइंस में ले आया। फिर आमंड इसको कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस में ले आया, और कौन इसको इंटरनेशनल में ले गया, मार्टिन कैपलॉन। तथ्यात्मक रूप से हमने ये तैयार किया। फिर हम देखें इसकी उत्पत्ति हुई क्यों, तो हमने कहा इसलिए हुई क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सारा सिनेरियो ही चेंज हो गया था, एक नया विश्व उदित हो गया था, पाश्चात्य विश्व की दादागिरी खत्म हो गई थी, नई नई शक्तियां उभर आई थी, इसलिए अपने को नई चीजों का अध्ययन करना जरूरी था, विषय चेंज हो रहे थे, तो ऐसा कुछ किया गया। अब हम इस व्यवस्था को समझने की कोशिश करते हैं कि व्यवस्था है क्या, सिस्टम क्या होता है, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले अपन इसी के पास चलते हैं जो इसका प्रणेता है, बर्टान लैनफी। एक छोटी सी परिभाषा की थी
क्या है? ए सेट ऑफ इंटरेक्शन है, अंतः क्रियाओं का एक सेट है। तो आप जब भी पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कि बार बार हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? अंतः क्रियाओं का। अंतः क्रियाओं का एक सेट है। ये समुच्चय, सेट होता है समुच्चय या पूरा, इसको जो आपसे मिल जाता है, कई चीजें जो मिलती है तो एक सेट बनता है। अंतः क्रियाओं का एक सेट है। अब अंतः क्रिया को अपन बाद में समझेंगे। ऐसी ही परिभाषाएं की है डेविड स्टन ने। तो ये बार बार किस मुद्दे के ऊपर बल दे रहे हैं? अंतः क्रिया पे, इंटरेक्शन के ऊपर बल दे रहे हैं। तो ये मान के इसका सबसे जो मूल तत्व है ना इस पूरे का, वो क्या है? इंटरेक्शन है। डेविड स्टन कहता है कि अंतः क्रियाओं का ऐसा समूह है जिसके द्वारा मेरा जो मॉडल है, कौन सा? इनपुट और आउटपुट, इसके प्रवाह को बनाए रखा जाता है। आगे देखें कैसे प्रवाह बनता है, इसकी चर्चा कर लेंगे। तो अंतः क्रियाओं के द्वारा, अंतः क्रिया कब बनती है? जब इनपुट और आउटपुट आपस में जुड़ते हैं, ये दोनों काम होते हैं, तो आपस में क्या होती है? एक अंतः क्रियाएं पैदा होती है। फिर डेविड स्टन बड़ी छोटी सी एक मजेदार सी परिभाषा कहता है कि व्यवस्था क्या है? कि मानव संबंधों का एक सतत प्रतिमान है। सतत होता है परसिस्टेंस, जो टिका रहता है हमेशा ही। ऐसा प्रतिमान है, ऐसा मॉडल है कि मानव संबंध हैं, ये सतत रूप से जुड़े हुए होते हैं, विभिन्न रूपों से आपस में जुड़े होते हैं। जब तक मानव संबंध जुड़े हुए रहते हैं आपस में, सही तरीके से अंतःक्रिया करते रहते हैं, तो व्यवस्था बनी रहती है। अगर इन संबंधों में गड़बड़ हो जाती है तो सततता भंग हो जाती है, क्रांतियां हो जाती है, विप्लव हो जाते हैं, दंगे हो जाते हैं, तो व्यवस्था बिगड़ जाती है। तो व्यवस्था तब तक ही है जब ढंग से अंतःक्रिया होती रहे, इनपुट आउटपुट सही तरीके से चलता रहे, तो व्यवस्था बनी रहती है। अगर कौन सा प्रतिमान भंग हो गया? सततता का प्रतिमान भंग हो गया, कि कोई चीज अगर लगातार नहीं चल रही है, इसका मतलब गड़बड़ हो गई उसमें, इनपुट आउटपुट में कहीं ना कहीं क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। क्या रुक गई है? अंतःक्रियाएं। तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? भंग। अपन पटाखा कब मारते हैं? जब तक सतत प्रतिवाह बना रहता है तब तक तो हम जिंदा रहते हैं, सांस प्रश्वास चलते रहते हैं, इनपुट आउटपुट, तब तक तो हम जिंदा, तब तक तो बॉडी की व्यवस्था बनी रहेगी। तो फिर हम राम नाम सत्य कब होते हैं? जब ये सतत प्रतिवाह क्या हो जाता है? रुक जाता है। जब तक ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, लगातार इनपुट आउटपुट चलता रहता है, हार्ट में आता रहता है, हार्ट उसको धक्का, तब तक सतत रूप से कोई चीज जब तक चलती रहती है, तब तक तो व्यवस्था बनी रहती है। व्यवस्था भंग कब होती है? जब रुक जाती है। इसका मतलब इनपुट आउटपुट है, रुक गया, अब रुक गया, अब हम कल्याण हो जाएगा हमारा, है ना? कई कहते हैं गुरु जी मौज हो जाए, मैं 3 साल ले जाऊं पीसा आज ही का है ना, कहीं तो डीक नहीं लाग रहा है। कई सोच लियो गुरु जी अब इनपुट हो गया, अब आउटपुट कौन नहीं हो गया, तो सबने दिमाग लगाया क्या करेंगे सबसे पहले? इया को नहीं गुरु जी ने हॉस्पिटल लेके जावा, क्या काउंटर का नहीं बाजा सारों पहले। चलो आपकी इच्छा है। तो मानव संबंध जब तक सतत रूप से चलते रहते हैं, आपस में सही अंतःक्रियाएं करते रहते हैं, तो चलता है। और अंतःक्रिया रुक जाती है तो हो गया ना, अंतःक्रिया रुक जाती है। शरीर के विभिन्न पार्ट्स और विभिन्न प्रकार के संसार जब अंतःक्रिया नहीं करेंगे, अब ये ऑक्सीजन लिए काय के साथ अंतःक्रिया कर रही है, आगे जाके खून के साथ अंतःक्रिया करेगी, और जब अंतःक्रिया रुक जाएगी तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो मानव संबंध सतत रूप से प्रवाहित होते रहते हैं, आपस में जुड़े होते हैं, आपस में अंतःक्रिया, विभिन्न प्रकार की संरचनाएं एक दूसरे से अंतःक्रिया करती रहती है। जाति राजनीति के साथ करती रहती है, राजनीति जाति के साथ, और ये चलता रहता है। धर्म राजनीति आपस में जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे अंतःक्रिया करते रहते हैं। गड़बड़ तब होती है जब ये अंतःक्रियाएं रुक जाती है, तब फिर व्यवस्था क्या हो जाती है? कोलैप्स। तो ये कहता है मानव संबंधों का सतत प्रतिमान ही क्या है? व्यवस्था है। व्यवस्था तभी तक रहती है जब तक क्या बनी रहती है?
तो महत्वपूर्ण चीज क्या है? परसिस्टेंस, कोई चीज का सातत्य बना रहना, कोई चीज का लगातार बने रहना, तभी चीजें चलती है। वरना अगर चीजें रुक गई, मतलब सातत्य भंग हो गया, मतलब परसिस्टेंस नहीं रहा, तो व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो सततता क्या होती है, मुझे ये बताओ। हाँ, चीजों को लगातार बने रहना सततता होती है। या आप सतत रूप से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, आप सतत रूप से खाना खा रहे हैं या लगातार नहीं, लगातार कह लो आप, लगातार कोई चीज का बने रहना सत्ता होती है, परसिस्टेंस, टिके रहना उस चीज का, उसका छोड़ के नहीं जाना, ये होता है सतत प्रतिमान। तो मानवीय संबंधों का सतत प्रतिमान क्या कहलाती है? एक व्यवस्था कहलाती है। फिर और छोटी सी परिभाषा देखते हैं। ये कहता है कि राजनीतिक व्यवस्था अंतः क्रियाओं का वो समुच्चय है। अब इसकी वास्तविक परिभाषा देखते हैं। बर्टान लैंडफिल ने इसको क्या कहा है? अंतः क्रियाओं का सेट कहा है कि बहुत सारे तत्व होते हैं, आपस में क्या करते हैं? अंतः क्रिया, तब क्या बनती है? एक व्यवस्था बनती है। ये कहता है डेविड ह्यूस्टन भी, ये क्या है? अंतः क्रियाओं का एक समुच्चय है। वही बात है। फिर ये ऐसा समुच्चय है जो मानव संबंधों के प्रतिमान को बनाए रखता है। अंतः क्रिया होती रहती है और चीजें सतत रूप से चलती रहती है। अंतः क्रिया नहीं होगी तो चीजें रुक जाएगी और व्यवस्था भंग हो जाएगी। फिर इसकी एक और मजेदार परिभाषा देखते हैं कि व्यवस्था है क्या। फिर मैं आपको समझाता हूं व्यवस्था क्या है। यह कहता है कि व्यवस्था अंतः क्रियाओं का एक समूह है। यह परिभाषा तो याद होगी ना, अंतः क्रियाओं का एक समूह है। ये समूह क्या करता है? सामाजिक मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा करता है। कितनी छोटी सी परिभाषा, कब से रटते आ रहे हैं ना, आज तक नहीं समझे कौन से मूल्य है, कौन सा बंटवारा, किसका बंटवारा, आज समझेंगे इसको। कि अंतः क्रियाओं का समुच्चय है जो मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा करता है, सामाजिक मूल्यों का अधिकार पूर्वक बंटवारा करता है। अब मैं आपको व्यवस्था समझाना शुरू करता हूं। व्यवस्था है क्या? सबसे पहले अपने सबसे सिंपल तरीके से चलते हैं और साइकिल को समझते हैं, क्योंकि सबसे सिंपल व्यवस्था यही लगती है अपने को। साइकिल क्या है? एक व्यवस्था है। व्यवस्था कोई तब बनती है जब उसके बहुत सारे क्या होते हैं? अंग होते हैं, और सारे अंग आपस में जुड़े हुए होते हैं। सारे अंग आपस में, तो व्यवस्था बनती है। एक सिंपल सी परिभाषा देखी कि बहुत सारे अंग हो और सारे अंग आपस में जुड़े हुए हो, और आपस में जुड़ने से काम नहीं चलता। आपस में क्या करते रहते हो? अंतः क्रिया करते रहते हो, तब एक साइकिल सही चलती रहती है। अब साइकिल व्यवस्था कैसी है? साइकिल सिर्फ हैंडल से नहीं बनती, साइकिल टायर से बनती है, साइकिल उसके एक्सल से बनती है, साइकिल उसके ब्रेक से बनती है, साइकिल उसकी सीट से बनती है। तो सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? साइकिल रूपी एक व्यवस्था बनाते हैं। हैंडल सिर्फ साइकिल नहीं है। अब हमने के आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। सारे अंग आपस में जुड़े होते हैं। आपस में क्या करते हैं? ये अंतः क्रिया करते हैं। पेडल है ना, जब चलेगा तो ये अंतः क्रिया करेगा चेन के साथ, और चेन अंतः क्रिया करेगी गरारी के साथ, और गरारी किसके साथ करेगी? टायर के, तब व्यवस्था चलेगी। तो ये व्यवस्था साइकिल सतत रूप से कब तक चलती रहती है? जब तक ये अंतः क्रिया चलती रहती है। और पेडल ने कहा मैं तो अलग होऊंगा, मैं तो टूटूंगा, या चेन की एक कड़ी बोली कि मैं तो टूटूंगी, तो अब बताओ क्या होगा? व्यवस्था भंग हो जाएगी। तो साइकिल क्या है? विभिन्न प्रकार के अंग जो आपस में अंतः क्रियाएं कर रहे थे, उनका समुच्चय तैयार किया गया, तो क्या बनाई? एक साइकिल। उसमें हैंडल, सब अपने अपने एक दूसरे के साथ अंतः क्रिया कर रहे थे। ये है व्यवस्था। अब इसमें अब अपन चलते हैं शरीर, ये अपनी बॉडी क्या है। तो अब इसकी कैसी व्याख्या करें? तो आप इसकी व्याख्या करो कि शरीर को अगर ढंग से समझना है तो शरीर को अपन को क्या मानना पड़ेगा? एक व्यवस्था मानना पड़ेगा, तब शरीर अच्छी तरह से समझ में आएगा। कोई एक पार्ट मिलके शरीर का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अपन कहते हैं शरीर का तात्पर्य मस्तिष्क नहीं, अपन छोटा सा कहें कि शरीर बहुत सारे अंगों का एक समुच्चय है, एक सेट है। जैसे कौन कह के गया है बर्टान लैंड व्यवस्था के बारे में कि बहुत सारे अंगों का एक समुच्चय है, एक समूह है बहुत सारे अंगों का, और ये सारे अंग आपस में क्या करते हैं? अंतः क्रिया करते हैं।
अब कोई इनमें से एक अंग कहेगा मैं तो अंत्यक्रिया नहीं करूंगा, तो व्यवस्था क्या होना शुरू हो जाती है? भंग होना शुरू हो जाती है। अब ये क्या अंत्यक्रिया करते हैं? तो श्वसन तंत्र और रुधिर तंत्र आपस में क्या करते हैं? अंत्यक्रिया। और पाचन तंत्र और रुधिर तंत्र भी आपस में क्या करते हैं? अंत्यक्रिया करते हैं। क्योंकि रुधिर तंत्र है, पाचन तंत्र में से कुछ चीजें पैदा होगी, जब खाएंगे वो कहां जाके मिल जाएगी? खून के अंदर। अब पाचन तंत्र गड़बड़ा गया तो ये बताओ, व्यवस्था पूरी ही गड़बड़ा जाती है। तो विभिन्न अंग आपस में क्या करते रहते हैं? अंत्यक्रिया। बहुत सारे अंग जब आपस में अंत्यक्रिया करते हैं तब क्या बनती है? एक व्यवस्था बनती है। अब बर्टान लेन्फी के पास चलते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरा जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये जो जीव विज्ञान, ये सारे क्या है कि ये एक अंत्यक्रिया करने वाले अंगों का एक समुच्चय है। इसमें ना सारे जीव जंतु आपस में क्या करते हैं? अंत्यक्रिया करते हैं। तब व्यवस्था को समझते थे, बचपन में हमें समझाया गया था कि ये ना एक धरती है। फिर अगले चित्र में बनाया गया कि इस धरती पे ये पैदा हो गया घास, ठीक है, कि फिर इस घास को खाने के लिए आ गया एक खरगोश, उसकी 2 आंख है, ये टांग, ठीक है, फिर इस खरगोश को खा गया शेर। ऐसे करके हमने देखा कि सारे एक दूसरे पे क्या है? निर्भर है। आप इसमें से कोई से एक को गायब करो तो सतत प्रतिवाह रुक जाएगा और व्यवस्था भंग है। आप कहो कि मैं तो इसमें से घास को गायब करूंगा, तो घास को गायब करते ही क्या तो बकरी खाएगी, क्या और जंतु खाएंगे, तो शेर फिर किसको खाएगा? तो ये सारे जंतु खत्म हो जाएंगे, तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। जो घास खाने वाले जंतु भी गायब हो गए। तो हर एक जंतु जो यहाँ आया है वो क्या है? अत्यंत जरूरी है, वो व्यवस्था का क्या है? हिस्सा है। तो सिर्फ शेर, मानव, हाथी और बिल्ली मिलकर व्यवस्था नहीं बनाते, बल्कि मच्छर और मक्खियां मिलकर क्या बनाते हैं? कई कहते हैं नहीं, इन मच्छरों की, मक्खियों की इस व्यवस्था में कोई आवश्यकता नहीं है। कैसे नहीं है? ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है जो व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। पूरी जीव व्यवस्था, ये सब जीवों से मिलकर आपस में जुड़े हुए हैं सारे। ये मच्छर और मक्खियां नहीं होंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि हमारे रोग नहीं होंगे। रोग नहीं होंगे तो हम मरेंगे नहीं, तो हम यम हो जाएंगे यहाँ, है ना। 500 साल पहले हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी बैठे हैं, और कौन बैठे हैं? हम भी बैठे हैं। तो फिर क्या तो खाएंगे और क्या करेंगे? तो इसलिए मच्छर और मक्खियां भी इस व्यवस्था का क्या है? हिस्सा है। अब इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था सिर्फ बड़ी चीजों से नहीं मिलती, बल्कि छोटी चीजों से और अन्य चीजों से मिलकर बनती है। अब हम देखें फिर राजनीतिक व्यवस्था क्या। अब मुद्दा समझ में आ जाएगा। आप कहते हो कि राज्य किस किस से मिलकर बनता है? कि राज्य में मेन तत्व होता है सरकार, ठीक है, और बाकी कुछ संप्रभुता दिखाई देने वाली चीजें वो तो काम में आती है। धरती है, ये कोई काम करती नहीं है। और अब बच गई जनता, जनसंख्या तो फिर सरकार के आदेश है मानती, ऐसे नहीं बनती। ये पूरा राज्य है, इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? अंग होते हैं राज्य में। अब आप इनको अंग नहीं कह सकते, बल्कि आप इनको क्या बोलेंगे? संरचनाएं बोलेंगे आप इनको। एक राज्य में बहुत प्रकार की क्या होती है? संरचनाएं होती है। एक राज्य में आर्थिक संरचनाएं होती है, एक राज्य में राजनीतिक संरचनाएं होती है, एक राज्य में धार्मिक संरचनाएं होती है, एक राज्य में सांस्कृतिक संरचनाएं होती है, एक राज्य में शैक्षणिक संरचनाएं होती है, एक राज्य में लैंगिक संरचनाएं होती है। तो एक राज्य में बहुत प्रकार के अंग या क्या पाई जाती है? संरचनाएं पाई जाती है। ये सारी संरचनाएं आपस में एक दूसरे से क्या करती है? अंतःक्रिया करती है। बाजार राजनीति को प्रभावित करता है, संस्कृति राजनीति को प्रभावित करती है, शिक्षा व्यवस्था भी राजनीति को प्रभावित करती है, और धार्मिक व्यवस्था भी राजनीति को, और राजनीति इन सबको प्रभावित करती है। तो सारे अंग, सारी संरचनाएं मिलकर आपस में क्या करती है? अंतःक्रियाएं करती है, तब एक राजनीतिक व्यवस्था बनती है। आज तक हम सिर्फ औपचारिक संरचनाओं की चर्चा करते आए थे कि राजनीति सिर्फ औपचारिक संरचनाओं से बनती है। इसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है और संरचना चलती रहती है। इसका तात्पर्य तो यह कि इस शरीर मस्तिष्क है और कुछ भी नहीं है। मस्तिष्क काम करता रहता है और बॉडी काम है। हर्ट ने बोला मैं तो काम नहीं करूंगा, तो व्यवस्था क्या हो जाएगी? भंग। तो सिर्फ मस्तिष्क ही शरीर नहीं का पर्याय नहीं है, तो कार्यपालिका, विधायिका और सरकार ही राज्य नहीं है, बल्कि बहुत सारे और तत्व भी है जो इस राज्य का निर्माण करते हैं। तो राज्य कहते तो फिर तस्वीर गड़बड़ हो गई, तो सरकार देखनी पड़ेगी। तो ये राज्य को हटा ही दो, क्या ले आओ? राजनीतिक व्यवस्था। अब जैसे आप राजनीतिक व्यवस्था लाओगे ना, तो अब आप औपचारिक अंगों के साथ साथ कौन से अंगों को देखेंगे?
अनौपचारिक अंगों को भी देखेंगे। वो अंग जो बने हुए तो किसी और के लिए, तो लेकिन इंटरेक्शन किसके लिए साथ कर रहे हैं, अंत्यक्रिया किसके साथ कर रहे हैं, राजनीति के साथ कर रहे हैं। तो अब बन गई है एक पूरी राजनीतिक व्यवस्था। तो अब राज्य ज्यादा व्यापक है, राजनीतिक व्यवस्था। तो अब आप किसी भी देश की राजनीति को समझना चाहते हैं तो क्या वहां कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को समझने से कर सकते हैं क्या? आपको नहीं, मैं तो एम लक्ष्मीकांत को पढ़ूंगा और पढ़ के और देश की राजनीति को समझ जाऊंगा, नहीं समझ सकते जब तक आप यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी संबंधों को नहीं समझेंगे, जब तक आप यहाँ जाटों के, राजपूतों के, मेघवालों के और मीणों के संबंधों को, यादवों और गुजरों के संबंधों को और ब्राह्मणों के संबंधों को नहीं समझोगे आप राजनीति को, तो ये तो संविधान में वर्णित ही नहीं है, इनकी तो चर्चा ही नहीं है, क्योंकि तो राजनीतिक अंग है ही नहीं, तो सामाजिक संरचनाएं हैं। जब तक आप यहाँ के लोगों की संस्कृति को नहीं समझेंगे, यहाँ के लोगों की सोच को नहीं समझेंगे, जब तक आप यहाँ की संस्कृति को नहीं समझ सकते। तो आप अमेरिका में बैठे बैठे भारत को नहीं समझ सकते, क्योंकि आप यहाँ की संस्कृति को नहीं जानते, भाषा को नहीं जानते, आप यहाँ की जातियों को, धर्मों को, इनके लाइफस्टाइल को, इनके बाजार को नहीं जानते, यहाँ के पूंजीपतियों की सोच को नहीं जानते। तो ये सारी चीजें मिलती है ना, तब बनती है एक राजनीति व्यवस्था। तो अगर राजनीति का ढंग से अध्ययन करना है तो हमें औपचारिक अध्ययन करना चाहिए, ऐसा अनौपचारिक अध्ययन करना चाहिए। बस यही है अनौपचारिक अध्ययन, कि अब हम जब किसी भी देश की राजनीति का अध्ययन करेंगे, डेविड ह्यूस्टन बोला, तो हम सिर्फ औपचारिक नहीं बल्कि साथ साथ में इनके साथ इंटरेक्शन करने वाली कौन सी संरचनाएं, अनौपचारिक संरचनाओं का भी अध्ययन करेंगे। अब हम सीधा से कह देते हैं कि विधायिका वो संरचना है, वो स्ट्रक्चर है जो कानून बनाती है। तो आप क्या शक्ति का पृथक्करण कर दो। कितनी मजेदार बात आती है कि एक सिद्धांत लाओ, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लाओ। तो एक परंपरागत सिद्धांत आया शक्ति, देखो अब आप फट से राजनीतिक व्यवस्था समझ में आ जाएगी। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लगभग 200-250 साल पहले मोंटेस्क्यू लेके आया। ये कहता विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों को क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो डेविड ह्यूस्टन और आमंड जैसे लोग बोले कि ऐसा करना संभव है क्या, शक्ति पृथक्करण कभी हुआ है क्या? आप ऐसे करो, विधायिका को अलग कर दो और कार्यपालिका को अलग कर दो। मान लेते हैं ये, क्या आप इसको शक्ति पृथक्करण बोलोगे? आप फिर कहोगे विधायिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका उसको लागू करेगी। इसका मतलब आप बाकी संरचनाओं के बारे में जानते ही नहीं है। क्या आप कानून बनाते वक्त, कोई एमपी भारत में कानून बनाएगा तो धर्म और जातियों से इतर जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। क्या वो यहाँ के पूंजीपतियों से प्रभावित नहीं होगा क्या? प्रभावित तो होगा। तो यहाँ की विधायिका जाति से और धर्म से निर्लिप्त और पृथक रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। तो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मान्य नहीं है। अब ये शक्ति पृथक्करण को व्यापक कर लो आप। ये सिर्फ विधायिका और कार्यपालिका ही नहीं है, बल्कि विधायिका कानून बनाते वक्त सिर्फ वो अकेली दादागिरी नहीं करती कि मैं ही कानून बनाएगी। वो जब कानून बनाती है तो पूंजीपति भी प्रभावित करते हैं, मजदूर भी प्रभावित करते हैं, किसान भी, दबाव समूह भी, राजनीतिक दल भी, संचार भी, मीडिया भी, सोशल मीडिया भी, जातियां भी और धर्म भी, ये सारे मिलकर प्रभावित करते हैं। लिंग भी प्रभावित करता है कानूनों को। तो अपन कह रहे विधायिका बनाती है, तो कहां हुआ शक्ति पृथक्करण? ये सारी संरचनाएं कानून बनाने के लिए किससे जुड़ी हुई है? विधायिका से। कई कानून महिलाओं को देख के बनाए जाते हैं, तो महिलाओं के दबाव की वजह से बनाए जाते हैं। विधायिका कानून नहीं बना रही थी। 2005 का महिला घरेलू मुक्ति अधिनियम विधायिका बनाती तो कब की बना देती। ये कब बनाया? जब महिलाओं के दबाव समूह ने उनके ऊपर क्या डाला, प्रभाव डाला कि विधायिका कानून बनाती है, इसका मतलब तो कोई कानून बना देगी। तो कोई कानून बनाए तो किसानों को फिर भंग क्यों कर दिया, उसको वापस क्यों हट गई? क्योंकि दबाव समूह किसको प्रभावित करते हैं? राजनीति को। आज तक हम विधायिका पढ़ते हैं, दबाव समूहों की, राजनीतिक दलों की, जाति की, धर्म की। मीडिया क्या करता है? प्रभावित करता है। मीडिया कानूनों को बनाने में और कानूनों को विखंडित करने को प्रभावित करता है। मीडिया माहौल बनाता है, या तो किसी कानून का विरोधी माहौल या किसी कानून के समर्थन में। जब कानून बनता है तो फिर हमारे कान खड़े हो जाते हैं, किसके? विधायकों के। तो अपन कहते हैं विधायक कानून बनाते, कानून विधायक नहीं बनाते। दरअसल मीडिया ने उनको प्रेरित किया था क्या बनाने के लिए? कानून। तो मीडिया भी तो आता है उसके अंदर। तो आप इनके पृथक्करण की चर्चा मत करो, ये तो कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि विधायिका अकेली कानून नहीं बनाती, बल्कि 20 ऐसी अनौपचारिक संस्थाएं होती है जो विधायिका को मजबूर करती है, प्रेरित करती है कानून बनाने और नहीं बनाने के लिए। तो आज तक हम औपचारिक जब अध्ययन किया करते थे, परंपरागत राजनीति, पुरानी राजनीति, यूरोप वाली राजनीति, तो हम सिर्फ किसका अध्ययन किया करते थे? विधायिका को प्रभावित करने वाली अनौपचारिक संरचनाओं का अध्ययन नहीं करते थे। तो अब विधायिका क्या है कि इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारी संरचनाएं होती है जो आपस में क्या करती है?
अंतःक्रिया। ऐसी कार्यपालिका में बहुत सारी संरचनाएं होती है। अब आपके मोदी जी है कार्यपालिका, ये चाहे वो कर सकते हैं, क्यों आरएसएस कहाँ गई भाई? जबकि संविधान में कहीं भी आरएसएस वर्णित है नहीं है। तो मोदी जी कोई भी काम करते हैं तो आरएसएस से अनुसंगी या उनके समर्थन से काम करते हैं। तो आरएसएस एक हिंदुओं का दबाव समूह है। तो अब दबाव समूह तो औपचारिक संस्था नहीं हो, तो अनौपचारिक संस्था है। वो तो हिंदुओं के कल्याण के लिए बनी हुई है, वो तो राजनीति करने के लिए नहीं बनी, लेकिन वो किसको प्रभावित कर रही है? राजनीति को। तो ये कार्यपालिका के साथ दबाव समूह क्या करते हैं? अब मोदी जी कहते हैं मैं तो कार्यपालिका हूं, मैं तो ये कर दूं वो कर दूं, मैं किसी भी नियम को लागू कर दूं। तो फिर किसानों के दबाव समूह ने माहौल बनाया तो लागू नहीं कर पाए। तो दबाव समूह किसको प्रभावित कर रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं मैं करूंगा कार्यपालिका हूं, मैं करूंगा, तो वो कहते हैं दबाव समूह कहते हम भी तो हैं। तो हम भी हैं, तो ये दबाव समूह कौन सी संरचनाएं हैं? अनौपचारिक है, तो राजनीति करने के लिए नहीं बनी, तो किसानों को सस्ती डीएपी यूरिया की मांग उठाने के लिए बनी है। तो इन्होंने राजनीति को प्रभावित किया। तो कुल मिला के व्यवस्था में बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक अंग होते हैं। वो आपस में क्या करते हैं? अंतःक्रिया करते हैं। अंतःक्रिया करके, और अब एक और मजेदार चीज है, मूल्यों का प्राधिकृत क्या करते हैं? आवंटन करते हैं। अब ये ना बहुत ही मजेदार चीज है, मूल्यों का कैसा आवंटन। अब इसको समझते हैं कि ये क्या है, मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा क्या है। राजनीतिक इतनी सी परिभाषा आता है डेविडेशन की, मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा। अब आपको ये नहीं समझ आया तो इसकी व्यापक परिभाषा करते हैं, सामाजिक मूल्यों का अधिकार पूर्वक बंटवारा। बंटवारा करने की ताकत सबके पास है। बाजार संपत्ति का बंटवारा करता है, धर्म और जातियां गरिमा का बंटवारा करती है। धर्म और जाति गरिमा करती है ना, किसी को कम गरिमा देती है और किसी को ज्यादा गरिमा देती है। शिक्षण संस्थाएं शिक्षा का बंटवारा करती है। लेकिन सब बंटवारों में ताकत किसके पास होती है? जो बंटवारे को ताकतपूर्वक डंडे पूर्वक चेंज कर देती है, वो ताकत किसके पास होती है? राजनीति के पास होती है। तो डंडा जो सबसे बड़ा होता है वो किसके पास होता है? राजनीति के पास। तो समस्त मूल्यों के ऊपर नियंत्रण किसका होता है? धर्म के ऊपर राज्य का नियंत्रण, जातियों के ऊपर राज्य का नियंत्रण, स्कूलों के ऊपर राज्य का नियंत्रण। राज्य के पास होती है ताकत चीजों का बंटवारा करने की। अब देखते हैं कौन से चीजों का बंटवारा। तो हम कहते हैं सामाजिक मूल्य। अब ये जब शब्द आ जाता है ना, तो अब आपके बिल्कुल काम आएगी जब हम पंथ निरपेक्षता की चर्चा कर रहे थे। अब सामाजिक मूल्य क्या होते हैं? सामाजिक मूल्य होते हैं कि एक सामाजिक मूल्य ये है कि प्रत्येक व्यक्ति का पेट भरा हुआ होना चाहिए, कोई भूखा नहीं सोएगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक राज्य में रोटी मिलनी चाहिए, ये सबसे बड़ा सामाजिक, किसी भी समाज का सबसे बड़ा मूल्य है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सो, रोटी। फिर प्रत्येक व्यक्ति के हाथ को काम रोजगार मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अशिक्षित रहना नहीं चाहिए, बल्कि क्या हो जाना चाहिए? शिक्षित। तो शिक्षा मिलनी चाहिए। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो दुख पाता है, अच्छे समाज में अच्छा सामाजिक मूल्य ये होता है कि वो क्या रहे? स्वास्थ्य रहे। अब ये जो रोटी है, रोजगार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आपकी स्वतंत्रताएं हैं, आपके अधिकार हैं, जो आपकी गरिमा है, ये सारे मिलके इसी बहुत सारी चीज के क्या बनाते हैं? सामाजिक मूल्य बनाते हैं। ये है सामाजिक मूल्य। अब ये सामाजिक मूल्य नहीं अथाह नहीं है, बल्कि ये क्या है? सीमित होते हैं। संसाधन सीमित है और लोग प्राप्त करने वाले बहुत सारे हैं। रोजगार के जो साधन है वो सीमित है। सब लोग कलेक्टर नहीं बन सकते, सब लोग शिक्षक नहीं बन सकते, या सब लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। तो रोजगार के जो है वो चीजें सीमित है। रोटी भी है ना, ये किस प्रकार की रोटी? तो फिर विभाजन करने के बाद रोटी भी सीमित है, सबको एक जैसी रोटी नहीं मिल सकती। शिक्षा भी सबको उच्च और नहीं मिल सकती। स्वास्थ्य के संसाधन भी सीमित है। स्वतंत्रता और अधिकार भी क्या है? सीमित है, भांति भांति के हैं। गरिमाएं भी क्या है? सीमित है। तो फिर करें क्या? तो फिर अगर इनका लोगों से कहा तुम बांट लो, तो लोग तो झगड़ा करेंगे आपस में कि हम बांटेंगे। तब एक लेवियाथन लाना पड़ेगा, वो इन मूल्यों का क्या करेगा? सही, वो सही बंटवारा करे चाहे नहीं करे,
वो बंटवारा कर देगा तो कोई भी आदमी उसके सामने चूं चप्पड़ नहीं करेगा, वो जो बांट देगा वही है। तो राजनीति के पास सामाजिक मूल्यों को बांटने का क्या होता है? अधिकार होता है। इसीलिए हम उसके सामने बोलते नहीं है, वो कोई भी बांट देता है। हम खुद बता जरूर रहे हैं कि ये जो भर्ती व्यवस्था है ना, इसमें गड़बड़ हो रही है, ये सामाजिक मूल्यों का सही आवंटन नहीं कर पा रही है। लेकिन हम विद्रोह करने पे अब भी उतारू नहीं है, क्योंकि राजनीति के पास पद बांटने का, पद का बंटवारा करने का क्या होता है? अधिकार होता है। तो अब बताएं कि राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य क्या है? कि राज्य अंतः क्रियाओं का वो समुच्चय है जिसमें बहुत सारे अंग मिलकर आपस में अंतः क्रिया करते हैं, और अंतः क्रियाओं का वो समुच्चय इतना ताकतवर होता है कि वो सामाजिक मूल्यों का अधिकार पूर्वक क्या करता है? अब राजनीति व्यवस्था की परिभाषा निश्चित होगी किसकी? डेविड। अब आप बता सकते हैं कि अंतः क्रियाओं का एक समुच्चय है राजनीतिक व्यवस्था, और ये समुच्चय क्या करेगा? मिलने के बाद इसके पास ताकत आ जाएगी, फिर ये क्या करेगा? सामाजिक मूल्यों का बंटवारा करेगा, ये पद बांटेगा, ये संसाधन बांटेगा, जमीन बांटेगा, खनन बांटेगा, गरिमा, अधिकार, स्वतंत्रताएं, भांति भांति की चीजें बांटेगा। कोई भी इसका विरोध नहीं करता। अब इस राज्य ने एक बंटवारा किया। बंटवारा ये किया कि कोई भी पुरुष, एक सामाजिक मूल्य था कि एक दूसरे का शारीरिक शोषण नहीं करेगा कोई भी, तो इसने एक कानून बनाया, कानून के द्वारा बंटवारा किया गरिमा का और शोषण मुक्ति का, महिला घरेलू शोषण जो मुक्ति है उसका। अब पुरुष कुछ नहीं बोले, चुप है, हालांकि उनकी भी पिटाई होती है, लेकिन उन्हें कभी विद्रोह नहीं किया कि एक तरफा क्यों, कभी विद्रोह नहीं किया एक तरफा क्यों। जब 2005-6 में ये कानून बन रहा था महिला घरेलू हिंसा, तो साथ साथ ये भी तो बनना चाहिए था पुरुष घरेलू हिंसा मुक्ति। ये क्यों नहीं बना? पुरुष क्यों नहीं बोले इसके खिलाफ? बताओ। क्योंकि राज्य के पास ऐसे कानून का बनाने का क्या होता है? अधिकार होता है। तो ये था सामाजिक मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा। चलिए, तो हमने अब परिभाषाएं देख ली, बड़ी अच्छी सी परिभाषा देखी कि राजनीतिक व्यवस्था क्या है। अब ये जो मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा है, ये होता कैसे है? तो देखिए, मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा तब होगा जब इसके लिए क्या बनाई जाएगी? नीति। बगैर कानून के कोई बंटवारा हो नहीं सकता। महिलाओं का जो एक सामाजिक मूल्य दिया गया कि तुम्हारी भी गरिमा है, ये सामाजिक मूल्य औरतों को बांटा गया 2005 के द्वारा। फिर जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे उनको RTE के द्वारा शिक्षा का सामाजिक मूल्य बांटा गया। फिर भ्रष्टाचार रोकने के लिए भारतीय नागरिकों को RTI के रूप में, पारदर्शिता के रूप में एक बंटवारा और किया गया, एक अधिकार और बांटा गया। फिर रोजगार, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार देने के लिए रोजगार का बंटवारा भी किया गया। तो बताओ इसके लिए क्या किया गया? क्या बनानी पड़ती है इसके लिए? नीति या कानून बनाना पड़ता है। तो जब मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा किया जाता है तो ये किसके द्वारा किया जाता है? नीति के द्वारा, कानून बना के किया जाता है। हम अरस्तु के यहां से पढ़ रहे हैं कि जब वितरण किया जाएगा तो कौन करेगी? विधायिका करेगी ना, या फिर ये सरकार का काम नीति बना के उसको। अब ये नीति जो है ना, ये 3 चीजों से मिलके बनती है। नीति बनाने वाले, नीति को लागू करने वाले, और अगर नीति नहीं माने तो उसको दंड देने वाले, तो अधिनिर्णय बोलते हैं। तो नीति निर्माण, नीति क्रियान्वयन और नीति अधिनिर्णय, 3 अंग 3 काम करते हैं। तो ये होती है नीति। अब अकेली नीति से ही काम नहीं चलता, एक और चीज होती है, कौन सी? प्राधिकार होना चाहिए, प्राधिकार, अथॉरिटी। रोजगार तो बांट दिया, RTI भी दे दी, शिक्षा भी दे दी। स्कूल वाले बोले नहीं, हम तो तू चाहे कैसा ही है, हम तेरा एडमिशन है नहीं लेंगे। तो फिर कानून बनने का फायदा ही क्या हुआ? अब कानून बन तो गए लेकिन कानून लागू नहीं हो रहा, तो क्या करें? सरकार के पास उसको लागू कराने का क्या होता है? अधिकार होता है। अधिकार होता है ना, इसीलिए हम उसकी फट से बात मान लेते हैं। सेम बातें अगर कोई धर्मगुरु कहे अपने को,
अपना कोई जातीय जो मुखिया वो कहे कि कल से ना समस्त 18-14 साल तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा फ्री में दी जाएगी, मान लेंगे क्या? बताओ क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसके पास अधिकार है नहीं है। ये सारी चीजें बांटने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य के पास होता है या सरकार के पास होता है, इसलिए हम उसकी बात मानते हैं। राजनीति व्यवस्था के पास होता है, इसलिए हम उसकी बात मानते हैं। तो मूल्यों का प्राधिकार बंटवारा करने नीति के द्वारा किया जाता है। उस नीति को लागू करने के लिए अधिकार होना चाहिए। और ऐसी नीतियां किसके लिए बनती है? कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं बनती, बल्कि पूरे समाज के लिए बनती है, पूरे एक समूह के लिए बनती है, जो पूरे समूह को प्रभावित करती है। तो ये 3 चीजें से बनती है। प्राधिकृत बंटवारे में 3 चीजें आती है, नीति, अथॉरिटी यानी ताकत, और पूरा समाज। अब ये एक निश्चित सी परिभाषा होगी किसकी? डेविड ईस्टन की। अब डेविड ईस्टन के पास फिर चलते हैं। तो आप अभी तक अपने ज्यादा जो याद करने की कोशिश की, एक बर्टान लेन्फे की परिभाषा की कि होती क्या है? अंतः क्रियाओं का एक सेट है। सेम बातें डेविड ईस्टन कह रहा है। अंतः क्रियाओं का एक समुच्चय है जो इनपुट और आउटपुट को बनाए रखता है। ये मैंने नहीं समझाया अभी भी। अंतः क्रियाओं का समुच्चय है जो मानवीय समूह के और मानवीय संबंधों का एक सतत प्रतिमान है। ये भी नहीं समझाया। अभी तक मैं इतना समझाया है कि अंतः क्रियाओं का समुच्चय है राजनीतिक व्यवस्था, इसमें बहुत सारी अंतः क्रियाएं होती है, राजनीतिक व्यवस्था बनती है। राजनीति करती क्या है? मूल्यों का प्राधिकृत बंटवारा। और ये बंटवारा करने के लिए नीति, ताकत और पूरा समाज होता है। ये देखा। अब ये कहता है कि कोई भी व्यवस्था तब बनती है जब उसमें कितनी चीजें पाई जाती है? 3 तत्व होते हैं। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था किन 3 चीजों से मिलकर बनती है। राजनीतिक व्यवस्था की विशेषताएं क्या हो सकती है? तो ये देखो 3 विशेषताएं बहुत ही मजेदार है। नंबर 1, इसमें एक चीज क्या होती है? अंतःक्रिया। एक होती है अन्योन्याश्रितता और एक होते हैं अंतर संबंध। ये 3 चीजें मिलती है तब क्या बनती है? ये 3 विशेषताएं होती है। अब ये विशेषताएं तब तक आपके समझ में नहीं आएगी जब तक आप व्यवस्था में 2 चीजों को नहीं घुसाएंगे, औपचारिक संरचनाएं प्लस अनौपचारिक संरचनाएं। एक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था तब बनती है जब इसमें बहुत सारी औपचारिक और बहुत सारी अनौपचारिक संरचनाएं होती है। ये सारी अनौपचारिक संरचनाएं आपस में क्या करती है? अंतःक्रिया करती है, एक दूसरे से प्रभावित होती है और एक दूसरे को प्रभावित करती है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होती है। एक बदलेगी तो बाकी में भी बदलाव आएगा। अब कहते हैं कि कैसे अन्योन्याश्रित होती है? एक हिलती है तो बाकी भी एक अन्य के ऊपर आश्रित है। आप ऐसे करो, अपने एक ही संरचना बदल दो। कौन सी? शिक्षा की। इसको बदल दो। आप देखेंगे कि शिक्षा के बदलते लैंगिक संबंध बदल जाएंगे। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति पहले से क्या हो जाएगी? जागरूक। पारिवारिक संबंध बदल जाएंगे। तलाक की दर अपने आप ही बढ़ जाएगी। आप देखेंगे भारतीय समाज में। तो देखिए, एक शिक्षा, एक इस संरचना बदली हमने। कौन सी संरचना? शिक्षा को बदला, एक काम को। बाजार बदल जाएगा। उपभोक्ता पहले से क्या हो जाएंगे? ज्यादा जागरूक और ज्यादा मोड़ भाव करने लगेंगे। ठीक है। अब आप देखेंगे धर्म बदल गया। जो धार्मिक तत्व हैं वो धीरे धीरे कहां जाने लगेंगे? पीछे। और व्यक्ति है ना, धर्म के ऊपर बहुत सारे तर्क करने लग जाएगा। अब वो अंधविश्वासी नहीं रहेगा। तो देखो, वो भी बदल गया। शिक्षा आते ही राजनीति बदल जाएगी। बहुत सारे जो समूह जो आज तक पढ़ा नहीं करते थे, शिक्षित होते ही वो अपना हिस्सा भी मांगना शुरू कर देंगे। शिक्षा आते ही राजनीति में भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाएंगे और राजनीति में भागीदारी क्या कर देंगे? पहले से ज्यादा कर देंगे और अपना हिस्सा भी पहले से ज्यादा मांगने लग जाएंगे। तो हमने देखा, हमने बदली सिर्फ क्या है? एक संरचना बदली है, इससे पूरी संरचनाओं पे प्रभाव पड़ा है। तो सारी संरचनाएं एक दूसरे के ऊपर क्या होती है? आश्रित होती है, अंतर संबंधित होती है। क्योंकि ये एक ही है। अंतर संबंधित होंगी तभी आपस में क्या कर पाएगी? अंतःक्रिया कर पाएगी। अगर संबंधी नहीं है तो कोई अंतःक्रिया नहीं कर पाएगी। अच्छा, आपने एक पेड़ खड़ा है,
और वो बोलोगे ना वही तो ना साइकिल रूपी सिस्टम का एक हिस्सा है, तो पेड़ साइकिल का हिस्सा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का कोई अंतर संबंध नहीं है। तो ये व्यवस्था तभी बनती है जब विभिन्न अंगों में आपस में क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। संबंध है ही नहीं, चीजें अलग अलग है, तो वो कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। तो व्यवस्था बनने के लिए चीज बहुत सारे व्यवस्था या अंगों में या संरचनाओं में क्या होने चाहिए, आपस में संबंध होने चाहिए। ये आपस में क्या पैदा करते हैं, अन्योन्याश्रितता, और आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया। तो बहुत सारे अंग जब अंतःक्रिया करते हैं, जब अन्योन्याश्रित होते हैं और जब अंतर संबंधित होते हैं, तब क्या बनती है, एक राजनीति व्यवस्था। शरीर देखो, शरीर में बहुत सारे अंग आपस में क्या होते हैं, संबंधित होते हैं। ये एक दूसरे पे क्या होते हैं, आश्रित होते हैं, उल्टा चलते हैं ना। और आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे पे आश्रित होते हैं। दिमाग है, ये रुधिर तंत्र पे आश्रित है, और रुधिर तंत्र है हृदय पे आश्रित है, और हृदय दिमाग पे आश्रित है। आपस में क्या होती है, इनमें अन्योन्याश्रितता होती है, इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। सारे एक दूसरे पे, कोई भी इसमें स्वायत्त नहीं होगा, एक दूसरे से अंतर संबंधित होगा। कोई ये नहीं कहता मैं तो स्वायत्त हूं, मैं किसी से प्रभावित नहीं होता। दिमाग कह देता है मैं तो स्वायत्त हूं, तो हर्ट बोलता है बेटा रुक जा मैं भी बंद होता हूं, है ना। तो फिर देखेंगे उसका क्या होता है। तो बहुत सारे औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं, उनका आपस में अंतर संबंध, एक दूसरे के ऊपर आश्रितता, और आपस में क्या करती है, तब डेविड ह्यूस्टन बोलता है क्या बनती है, राजनीति व्यवस्था। सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई एक शब्द और जोड़ देंगे, एक ये क्वेश्चन आता है, एक की परिभाषा आती है। अब मैं आपको व्यवस्था समझाने में अगर कामयाब हो गया हूं, तो फिर अपन मैं डेविड ह्यूस्टन के आमंड के पास और लिए चलता हूं आपको। आमंड कहता है कि इसकी 3 विशेषताएं होती है। किसकी? आमंड को, और आमंड के टाइम और कर लेंगे, याद हो जाएगी। ये तो इसने किसने बताई है, डेविड, ये तो ह्यूस्टन ने बताई है। आमंड कहता है कि एक होती है व्यापकता, विशेषता, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में व्यापकता पाई जाती है। दूसरा, इसमें अन्योन्याश्रितता पाई जाती है, और तीसरा, इसमें सीमाएं पाई जाती है, सीमाएं। अब पहले देखें व्यापकता की। व्यवस्था ना बहुत व्यापक होती है। एक व्यवस्था, जब व्यवस्था कहते ही, अब इसमें कुछ अंगों से काम नहीं चलेगा, बल्कि बहुत सारे अंगों की चर्चा करनी पड़ेगी। अब सिर्फ हार्ट और मस्तिष्क मिलके ही, और श्वसन तंत्र मिलके, और पाचन तंत्र, 4 मिलके ही क्या नहीं बनाएंगे, व्यवस्था नहीं बनाएंगे, बल्कि नर्व सिस्टम और भांति भांति के सारे सिस्टम देखने पड़ेंगे, तब एक बनेगा। तो ये बहुत ही व्यापक होती है, इसमें बहुत सारे अंग होते हैं। दूसरा, ये अंग एक दूसरे के ऊपर स्वायत्त नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। और तीसरा, सीमाएं होती है। सीमाओं का तात्पर्य, ये जब ये कह रहा था ना कि ये व्यापक होते हैं, व्यापक होते हैं, तब इसने कहा कि बाजार राजनीति को प्रभावित करता है, और राजनीति बाजार को। तो ये बाजार है, ये शिक्षा व्यवस्था है, ये लैंगिक व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाएं राजनीति को प्रभावित करती है और राजनीति से प्रभावित होती है। लेकिन कहीं न कहीं एक व्यवस्था जहां से समाप्त होती है, वहां से दूसरी व्यवस्था शुरू होती है। तो आप इसको इतना भी नहीं मिला दो कि हम इनको अलग पहचान ही नहीं पाए। आप बाजार और राजनीति को इतना भी मत मिलाओ कि दोनों क्या हो जाए, एक हो जाए। तो कहीं ना कहीं इनकी क्या बांधनी पड़ेगी, सीमाएं। आप हर एक तत्व को उठा के ये नहीं कह दो ये तो अंतर संबंधित है, ये तो अन्योन्याश्रित है, ठीक है। आपको तो कुछ धोती है ना, ये भी राजनीति से क्या है, अन्योन्याश्रित है। गांधी जी ने राजनीति करने के लिए ना कहा मैं तो छोटी सी धोती पहनूंगा। ऐसे हर अंग को उठाओगे तो फिर हम उसकी विवेचन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो मुद्दा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा व्यापक हो जाएगा। चलो रंग को उठा लो भी, काला और गोरा रंग करता है, पर कोई कहते हैं गुरुजी चिलकर ये बाल काटते हैं ना, ये भी राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगर कोई नेता ने ऐसे ऐसे बाल काट के जो जड़ूला से ऊपर रख लिया ना, अगर उसने मुर्गा और बकरा कटिंग करा ली तो कोई उसको वोट नहीं देगा। तो बाल भी राजनीति को प्रभावित करते, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आमंड ने हाथ जोड़े, यार ऐसे मत करो, क्या लगाओ, कुछ सीमाएं लगाओ, है ना। तो कोई सीमा भी तो माननी पड़ेगी, वरना हर चीज क्या हो गया राजनीति को प्रभावित करती है। तो इसका काय के तहत अध्ययन करो, राजनीति व्यवस्था के तहत। तो ऐसे करेंगे तो राजनीति तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, हम इसका अध्ययन है तो इसकी कई सीमाएं लगाओ आप, है ना। तो इसने 3 विशेषताएं बताई आमंड ने। व्यापकता, व्यापकता तो होती है, लेकिन उसकी क्या बांधनी पड़ेगी, कुछ सीमाएं। आप यो नहीं गुरु जी वो इड्डो, अब यार इड्डो की डोक दो, अब हाथ तो यहाँ हो गया, तो ऐसा होना इतना सारा, तो कोई नाप होगा। तो व्यापकता तो होती है, इतनी भी नहीं होती, मुंह थो करके बोलो थे।
क्या होती है सीमाएं? हाँ, ये है कि क्या होती है आपस में अन्योन्य आश्रितता होती है। तो अभी तक हमने, हाँ है, मैं ये नहीं कह रहा, हाँ यही तो मैं प्रभावित तो करती है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अब आप टोपी है फिर आप चप्पल तक आ जाओगे, हैं फिर चप्पल की बदली, फिर आप कहोगे ना अब आपने टोपी शामिल की है तो फिर ना आप उसमें ममता बनर्जी की वो नीली साड़ी वाली धोती उसको भी शामिल करो। तो फिर आप कहीं तो रोको ना इसको, कहीं तो एक सीमा आपको बांधनी पड़ेगी, वरना फिर आप इस राजनीति व्यवस्था का अध्ययन नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा व्यापक हो जाएगी। तो बड़ी बड़ी चीजों का अध्ययन करो, आप व्यापक तो करो, इतना ज्यादा भी मत करो। चलिए, तो ये हमने राजनीति व्यवस्था की क्या देखी, वो विशेषताएं जो हमें कौन बता के गया, ईस्टर्न, और जो बता गया हमें ऑमंड। अब अगले 15 मिनट में बहुत जोरदार चर्चा करने वाले हैं, अभी छोड़ूंगा नहीं क्योंकि आनंद आ रहा है। तो अभी अपन ये करेंगे कि अभी आप ये सोच रहे हैं हम गायब हो जाएंगे, नहीं, अभी मेन मुद्दा अब आया है। अब हम राजनीति व्यवस्था की होती क्या है, राजनीति इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हम वो विशेषताएं करेंगे जो सीधा या तो आमंड के नाम से पूछी गई तो 3 है, ईस्टर्न के नाम से पूछी गई तो भी 3 है, फिर दोहरा दूंगा थोड़ी देर में। अब हम कुछ सामान्य विशेषताएं करते हैं। एक ये तो आपके रट्टी पड़ी है कि इसकी एक विशेषता होती है कि अंत्य क्रियाओं का ये समुच्चय होता है, एक विशेषता। तो आप देखेंगे कि इसका जो महत्वपूर्ण तत्व है वो क्या है, अंत्य क्रिया, ये इसकी बेस मोड है, ये इसका नींव है। इसकी नंबर 2, ये राजनीतिक व्यवस्था किससे मिलती जुलती है, प्राकृतिक व्यवस्था से। अब ये देखो प्राकृतिक व्यवस्था क्या है, अब अपने इतना ही समझें कि जैसे प्राकृतिक व्यवस्था में विभिन्न जीव एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। शेर बकरी पे निर्भर है, बकरी घास पे निर्भर है, वैसे ही राजनीतिक व्यवस्था में भी विभिन्न संरचनाएं एक दूसरे पे क्या होती है, निर्भर होती है। तो प्राकृतिक व्यवस्था से मिलती जुलती होती है कौन सी, राजनीतिक व्यवस्था। इन दोनों की हम तुलना कर सकते हैं कि वहां भी बहुत सारी चीजें होती है जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट होती है, और यहां भी ऐसी बहुत सारी संरचनाएं होती है, इससे मिलती जुलती है। राजनीति व्यवस्था एक खुली व्यवस्था होती है, ओपन सिस्टम होता है। अब पहले ये देखते हैं कि खुली व्यवस्था क्या होती है, बंद व्यवस्थाएं क्या होती है। राजनीति व्यवस्था अपने पर्यावरण से प्रभावित होती है। अब हम कहें कि ये जो प्राकृतिक व्यवस्था होती है जिसमें शेर बिल्ली कुत्ते गधे सारे पाए जाते हैं, ये अपने पर्यावरण से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। वही बकरी जो राजस्थान में पाई जाएगी उसके बाल अलग प्रकार के मिलेंगे, और वही बकरी जब कश्मीर के पहाड़ों में ऊपर बर्फ में पाई जाएगी तो उसके बाल अलग मिलेंगे। तो बकरी के बाल है या बकरी की व्यवस्था है, बकरी का शरीर है, वो कैसे प्रभावित हुआ बताओ, प्रकृति बदल जाती है जैसे पर्यावरण बदलता है। पर्यावरण बदला कश्मीर के पहाड़ों का, और पर्यावरण बदला जैसलमेर के धोरों का, तो वहां वनस्पति भी बदल जाती है ना। तो पर्यावरण वनस्पति ये जब होती है ना, चीजें खुली होती है, व्यवस्थाएं खुली होती है, पर्यावरण के अकॉर्डिंग बदलती, जैसा पर्यावरण होता है ना वैसी ही प्रकृति में चीजें पाई जाती है। जैसा पर्यावरण पाया जाएगा, ठंडा है, गर्म है, रेतीला है या नम वाला है, वैसी चीजें पाई जाती है, प्रकृति वैसी होती है वहां। और वैसे ही राजनीति व्यवस्था भी क्या होती है, खुली व्यवस्था होती है। खुली का तात्पर्य ये है कि ये अपने काय से प्रभावित होती है, पर्यावरण से प्रभावित होती है। अब देखें कि ये खुली कैसे होती है। अपन सबसे अच्छा भारत की राज व्यवस्था को समझते हैं, भारत की राजनीति व्यवस्था कैसी है। हमने कहा कि ये खुली व्यवस्था है। खुली व्यवस्था एक तो बंद होती है, बंद चीज किसी से भी प्रभावित है, जो बंद है उसको प्रभावित करेंगे, आप वहां तक पहुंचेंगे कैसे, वहां पहुंच ही नहीं सकते। प्रभावित चीजें कौन सी होती है, जो कौन सी होती है, खुली। खुली होगी तो कैसे प्रभावित होगी, पर्यावरण से प्रभावित होगी। बंद चीजों में पर्यावरण कोई प्रभाव नहीं डालता, खुली चीजों पर डालता है। भारत की राज व्यवस्था, राजनीति व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है, इस पे क्या का प्रभाव है, पर्यावरण का। अब ये पर्यावरण में क्या आता है, पर्यावरण में वो तत्व आते हैं जो सामाजिक तत्व होते हैं, सामाजिक तत्व।
चलिए, अब हम कहें कि चलो ये हमारी बॉडी है ना, या ये इस शरीर का हमारा रंग है, ये रंग कैसे प्रभावित है? पर्यावरण से। कैसे? आप देखेंगे ठंडे क्षेत्रों के लोग कैसे पाए जाते हैं? गोरे पाए जाते हैं। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, वो मेलेनिन बढ़ता जाता है, तो रंग क्या होता जाता है? वो काला होता जाता है। तो इसका मतलब शरीर कैसी व्यवस्था है? एक खुली व्यवस्था है। अगर पर्यावरण चेंज होगा तो शरीर भी बदलेगा। पर्यावरण जैसे ही गर्मी से ठंडा आया, हमारे क्या शुरू हो जाता है? जुकाम। इसका मतलब शरीर बंद नहीं है, बल्कि शरीर खुला है। कोई भी परिवर्तन होगा तो हमारे शरीर पे वो प्रभाव डालेगा। पर्यावरण बदलते ही, एनवायरमेंट बदलते ही हम बदलना शुरू हो जाते हैं। वैसे ही भारत की जो राज व्यवस्था है वो कैसी है? खुली है। खुली है तो इसको यहाँ के स्थानीय तत्व प्रभावित करते हैं। यहां जाति बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो यहाँ का जो सामाजिक पर्यावरण है ना, आप तो पहले तो अपने सीखते हैं पर्यावरण क्या होता है। आप आज तक पर्यावरण मानते आए थे, ये हवा पानी ये सब क्या है? पर्यावरण है। गर्मी सर्दी ये नहीं है। हम राजनीति व्यवस्था कर रहे हैं तो हम किस पर्यावरण की चर्चा करेंगे? सामाजिक पर्यावरण। ये अब इसको समझे, सामाजिक पर्यावरण क्या होता है। देखिए, हरेक देश की बाजार व्यवस्था, हरेक देश की शिक्षा व्यवस्था, हरेक देश की सांस्कृतिक व्यवस्था, हरेक देश की धर्म व्यवस्था, हरेक देश की नरजातीय व्यवस्था अलग अलग होती है। जैसे पर्यावरण भी पहाड़ों का और रेगिस्तान का अलग होता है ना, वैसे हरेक देश की सामाजिक पर्यावरण क्या होता है? अलग अलग होता है। हरेक देश की लैंगिक व्यवस्था, हरेक देश की रंग व्यवस्था अलग अलग होती है। अब देखें कि अगर पर्यावरण हरेक देश का अलग अलग होता है, ये रंग का देखते हैं। रंग एक हिस्सा है। क्या ये भारतीय राजनीति को प्रभावित करता है? क्या नहीं करता, बल्कि कहां करता है? ये अमेरिका में तो करता है। क्या वहां जाति है? क्या यहां सामाजिक पर्यावरण में महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? कि आपका सामाजिक पर्यावरण कैसा है? कि हमारा सामाजिक पर्यावरण है ना, जातियों में बंटा हुआ है, धर्मों में बंटा हुआ है, पिछड़ा हुआ सा है। हम महिलाओं को कुछ समझते नहीं है, दलितों को भी नहीं समझते, और आदिवासियों को बड़ी भूमिका नहीं है। हमारा ऐसा सा पर्यावरण है। आप समझ गए पर्यावरण कैसा हमारे देश का? अफगानिस्तान का चलते हैं कि वहां का पर्यावरण कैसा है, तो अफगानिस्तान बोलेगा हमारा जो सामाजिक पर्यावरण है ना, महिलाओं को तो हम बिल्कुल ही गिनते ही नहीं है, और हमें ना हिंसा करने में बहुत ही मजा आता है, और हम किसी की भी आज्ञा और कानूनों को स्वीकार नहीं करते, और हमें ना बहुत बड़े लेवल पे सोच नहीं पाते, छोटे छोटे हमारे कबीले होते हैं। तो उनका पर्यावरण अलग है। अमेरिका वालों से पूछो, वो क्या है? हमारी बाकी तो व्यवस्था ठीक है, हम थोड़े से धर्म के प्रति थोड़े से झुक रहे हैं। हमारे ना रंग पाए जाते हैं काले और गोरे। महिलाओं की हमारे इज्जत तो होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी उनका क्या करते हैं? शोषण। लेकिन कभी उतना शोषण नहीं करते जितना भारत और अफगानिस्तान के लोग करते हैं, क्योंकि हमारा पर्यावरण थोड़ा सा और ज्यादा खुला हुआ है। औरतों को सारी प्रकार की आजादी, हमारी ना शिक्षा बहुत ज्यादा है, लोगों में जागरूकता भी है, उसके बावजूद भी पैसे वाले लोग अपनी चला जाते हैं। यहाँ की सरकारें ना वो ज्यादा काम है नहीं करती, हमें सब कुछ अपना ही करना पड़ता है। तो ये हमारे देश का पर्यावरण है। तो हर एक देश का सामाजिक पर्यावरण क्या होता है? अलग अलग होता है। वहाँ की बाजार व्यवस्था अलग होती है, वहाँ की शिक्षा अलग होती है, वहाँ की संस्कृति अलग होती है, धर्म अलग होते हैं, ये अलग तरीके से प्रभावित करती है। वहाँ की नरजातियां अलग प्रकार की होती है। तो हमने देखा कि कहीं सर्दी होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं रेगिस्तान होता है, कहीं नमी होती है। तो वैसे ही हर एक देश का सामाजिक पर्यावरण भी। तो कोई भी देश की राजनीति जो बनती है वो कैसे बनती है? वहां के सामाजिक पर्यावरण से बनती है। तो राज व्यवस्था एक खुली व्यवस्था होती है जो कैसे प्रभावित होती है? सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित होती है। अब हमारी व्यवस्था खुली है, राज व्यवस्था, इसलिए जाति से प्रभावित होती रहती है, और कभी कभी ये धर्म से भी। खुली व्यवस्थाएं दूसरी चीजों से प्रभावित होती है। 1989 में जब मंडल कमीशन आया, तो फिर ये लालू और ये सारे ओबीसी के नेता उभरे। तो हमने देखा कि उस समय हमारा जो सामाजिक पर्यावरण था उसमें जाति की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जाति ने किसको प्रभावित किया? राजनीति को। तो उस समय हमारी व्यवस्था खुली थी। थोड़े समय बाद क्या हुआ? कमंडल की राजनीति आ गई, ये हिंदुत्व की राजनीति आई। इसने कहा, सब जातियों से कहा कि जातियां छोटी होती है और धर्म बड़ा होता है। तो तुम सब ओबीसी जातियां, तुम हिंदू हो तो हिंदू बड़ा होता है, ये जाट सिख यादव गुजर ये बड़ी तत्व नहीं है। तो फिर हिंदुत्व आ गया। तो फिर राजनीति कैसे प्रभावित हुई? हिंदुत्व से। तो इसलिए प्रभावित हुई क्योंकि कैसी व्यवस्था है? खुली व्यवस्था है। तो व्यवस्था की दूसरी, राजनीति व्यवस्था की एक अच्छी विशेषता होती है कि ये क्या होती है? खुली होती है, बल्कि बंद
नहीं होती। तो राजनीतिक व्यवस्था हम उसी को कहेंगे जो कैसी होगी, खुली होगी। अब आपकी विशेषता आई कि राजनीतिक व्यवस्था अंत्यक्रिया करती है, इसमें अंतर संबंधित होते हैं, इसी अन्योन्याश्रित होती है और ये बंद होती है। बल्कि अगला क्वेश्चन आया कि राजनीतिक व्यवस्था जो खुली होती है इसका तात्पर्य क्या है, कि ये अपने सामाजिक पर्यावरण से क्या होगी। जब मैं सामाजिक कह देता हूं तो सामाजिक कहते ही क्या होता है, ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती है। तीसरा, चौथा कि ये ना गत्यात्मक होती है। ये देखते हैं कि गत्यात्मक क्या होता है। नंबर 4, ये डायनामिक्स होती है, गत्यात्मक होती है। गत्यात्मक का तात्पर्य है कि इसमें क्या होता रहता है, परिवर्तन होता है, गति होती रहती है। क्या भारतीय राजनीति का स्वरूप वही है क्या जो 10 साल पहले था? नहीं, अब तो बहुत बदल गया है और हो सकता है आने वाले 10 साल में और ज्यादा बदल जाए। पहले अपने यहां धर्मनिरपेक्षता और सेकुलरिज्म बहुत ज्यादा था, बाद में गत्यात्मकता आई और सेकुलरिज्म क्या हो गया, कमजोर हो गया। हो सकता है आने वाले टाइम में और ज्यादा कमजोर हो जाए और दक्षिणपंथ यहां ज्यादा हावी हो जाए। तो ये था। अब देखो बाजार की स्थिति क्या थी, पहले व्यापारियों की इतनी नहीं चला करती थी इंदिरा गांधी के टाइम, अब व्यापारियों की क्या चलने लगी है, बहुत है, ज्यादा चलने लगी है। पहले यहाँ के बाजार खुले नहीं थे, बाजार क्या हो गए, खुले हो गए। तो इन सब चीजों ने राजनीति को भी प्रभावित किया है, शिक्षा ने राजनीति को प्रभावित किया। महिलाएं है ना, उनकी भागीदारी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होती जा रही है, तो वो भी बढ़ रही है। तो राजनीति व्यवस्था क्या होती है, गत्यात्मक होती है, रुकी हुई नहीं होती, ये चलती रहती है, इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। नंबर 5 कि राजनीति व्यवस्था, ये बड़ी जोरदार चीज है, राजनीति व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है। देखिए ऐसे लाइनें आती है सीधी, सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है। अब आप बताओ, तो मैंने कई बार समझाया कि सबसे व्यापक क्या होता है, समाज होता है, और उसमें फिर अलग भांति भांति की गतिविधियां होती है। तो सबसे बड़ी व्यवस्था कौन सी होती है बताओ, सामाजिक व्यवस्था। इस सामाजिक व्यवस्था में आर्थिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, जातीय व्यवस्था, नरजातीय व्यवस्था, बहुत प्रकार की व्यवस्थाएं पाई जाती है। तो सामाजिक व्यवस्था एक बड़ी चीज है। राजनीतिक व्यवस्था उसकी क्या है बताओ, उपव्यवस्था है। तो आप ये कह दें ये है सामाजिक व्यवस्था, और इसकी एक उपव्यवस्था क्या है, राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन अब इसका एक तात्पर्य और है कि जब ये राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की उपव्यवस्था है, तो इसका मतलब ये जो सारी उपव्यवस्था है ना, बाकी भी चाहे धर्म हो, चाहे जाति हो, चाहे नरजाति हो, आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जुड़ी हुई है तो क्या एक जैसी है क्या? नहीं, एक जैसी नहीं है। राजनीति अलग प्रकार की होती है और बाजार अलग होता है, और धर्म जुड़े हुए होने के बावजूद भी एक दूसरे से क्या होती है, ये देखो जुड़ी हुई है फिर भी एक दूसरे से क्या है, ये अलग भी है। राजनीति और धर्म आपस में बहुत सारी चीजों में मिला नहीं करते, वो तो अलग काम करते रहते हैं। और वो तो जैसे पूजा पाठ करते रहेंगे, धूप बत्ती करते रहेंगे, राजनीति ये काम नहीं करेगी, बाजार चीजों को खरीदता बेचता रहेगा। तो इनकी क्रियाएं क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन आपस में जुड़ी हुई होती है। तो एक राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था की क्या होती है, एक उसका एक पार्ट होती है, लेकिन वो अपने आप में स्वायत्त भी होती है, क्योंकि जुड़ी हुई है उसके बावजूद भी एक स्वायत्त है। फिर ये मान लेते हैं कि ये एक राजनीतिक व्यवस्था है, ये बाजार है, धर्म है, भांति भांति है, इसकी खुद की आगे क्या होती है, उपव्यवस्थाएं होती है, इसके भी आगे सब पार्ट होते हैं। तो अब वो सब पार्ट कौन से होते हैं? एक राजनीतिक व्यवस्था खुद उपव्यवस्था है, लेकिन इसकी खुद की भी आगे उपव्यवस्थाएं हैं। अब वो कौन सी उपव्यवस्थाएं हैं, तो अपन वो अभी चर्चा करते हैं। वो इसकी उपव्यवस्थाएं हैं जाति, इसकी उपव्यवस्था है धर्म, इसकी उपव्यवस्था है मीडिया, इसकी उपव्यवस्था है राजनीतिक दल, इसकी उपव्यवस्थाएं हैं दबाव समूह, इसकी उपव्यवस्था है टेक्निक। ये है, ये ब्लैक बोर्ड छोटा तब ये दिक्कत आती है। फिर चर्चा कर लेते हैं। जाति, धर्म, मीडिया, राजनीतिक दल, दबाव समूह और टेक्निक और संचार, ये सारी राजनीतिक व्यवस्था की कैसी व्यवस्थाएं हैं, उपव्यवस्थाएं हैं। अब ये सारी है कैसी, औपचारिक तो नहीं है, बल्कि ये सारी कैसी है, अनौपचारिक है।
राजनीतिक दल तक को अनौपचारिक संस्था माना जाता है, क्योंकि ये संविधान में वर्णित नहीं है भी फला फला राजनीतिक दल वगैरह फला फला काम करेंगे। तो ये है जाति, धर्म, मीडिया, राजनीतिक दल, दबाव समूह, तकनीक, संचार। तो इनकी एक सीमा तो बांधनी पड़ेगी ना, तो अपने सीमाएं बांध ली। 8-10 की चर्चा की अपन ने। इनको पैरा पॉलिटिकल सिस्टम बोलता है कौन? डेविड ईस्टन। एक शब्दावली हो रही है हमारे सामने कि ये जो अनौपचारिक सी संरचनाएं हैं जो किसको प्रभावित कर रही है, और ये राजनीतिक व्यवस्था की उपव्यवस्थाएं हैं, ये है पैरा पॉलिटिकल सिस्टम। पैरा पॉलिटिकल सिस्टम। अब आया डेविड ईस्टन इन अनौपचारिक संरचनाओं को पैरा पॉलिटिकल सिस्टम बोलता है। अब क्वेश्चन ये आया कि बताओ डेविड ईस्टन ने जो पैरा पॉलिटिकल सिस्टम में जिन संरचनाओं की व्याख्या की है, जो स्ट्रक्चर्स बताए हैं, जो संस्थाएं बताई है, उनमें से कौन सी है? तो ये लिख के एक विधायिका लिख देंगे इसमें। तो विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका काय में नहीं आती, पैरा पॉलिटिकल सिस्टम में नहीं आती। ये औपचारिक संरचनाएं हैं, और ये सारी कौन सी है? अनौपचारिक है। राजनीतिक व्यवस्था किससे बनती है बताओ? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों से मिलकर बनती है। लेकिन महत्वपूर्ण कौन सी है? अनौपचारिक है, क्योंकि औपचारिक का तो हम पिछले 2500 साल से अध्ययन कर ही रहे थे। तो अब हम किसको महत्व देंगे? पैरा पॉलिटिकल सिस्टम को ज्यादा महत्व देंगे। तो अभी हमने इसकी सिर्फ 5 विशेषताएं देखी बड़ी बड़ी, कि अंतः क्रियाओं का समुच्चय है, ये किससे मिलती जुलती है? ये बंद नहीं होती बल्कि, और ये रुकी नहीं होती बल्कि ये परिवर्तित होती रहती है। जैसे जैसे पर्यावरण बदलता जाएगा इसमें बदलाव होता जाएगा। और राजनीतिक व्यवस्था समाज व्यवस्था की एक उपव्यवस्था होती है, लेकिन जैसे खुद की भी आगे उपव्यवस्थाएं होती है। अब आप एक बार 5 मिनट का आराम लो, फिर मिलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।